नमस्कार, मैं डॉक्टर गरिमा साहू राम स्वरूप महिला महाविद्यालय योग विभाग से आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। अपने महाविद्यालय परिवार की ओर से आप सभी लोगों का इस कॉन्फ्रेंस में, इस वर्कशॉप में आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। गुरु सत्ता के चरणों में नमन करते हुए, वंदन करते हुए, अपनी प्रबंध समिति एवं आदरणीय प्राचार्य जी डॉक्टर राकेश अरोड़ा जी के संरक्षण में मैं इस कार्यक्रम का आयोजन उनके आदेशानुसार करने जा रही हूँ। अब तक के जो हमारे विषय थे उसमें हम लोगों ने इस बात को जानने का प्रयास किया कि ये कोविड है क्या, इससे हम कैसे अपने आप को बचा सकते हैं। जो पैनिक हो रहे थे और बहुत सारी प्रॉब्लम्स सभी लोगों के समक्ष आ रही थी, उन सभी के सॉल्यूशन के लिए कैसे हम अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट करें, उन सभी चीजों को लेकर के हम आप सब लोगों के बीच थे। हमारा एक प्रयास था कि कैसे भी अच्छी से अच्छी जानकारी आप लोगों तक पहुंचाई जा सके, जिससे कि आप लोग स्वस्थ और निरोगी रह सकें और इस संक्रमण से अपना बचाव कर सकें। परंतु एक चीज छूट रही थी और बहुत विचार करने के उपरांत मन में ये भाव आया कि जिन लोगों को कोविड हो चुका है और वो अभी भी बहुत सारी परेशानियों से रूबरू हो रहे हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स उनको अभी भी फेस करनी पड़ रही हैं। कुछ लोगों के लिए संक्रमण वैसे तो आपकी रिपोर्ट्स जो है वो नॉर्मल आ चुकी है, बट कहीं ना कहीं संक्रमण अभी भी शेष है और सामान्य लाइफ आपकी नहीं आ पाई है। वो कैसे आए, तो इस विषय को हमारे डॉक्टर साहब जो आज हैं गेस्ट स्पीकर, उनसे डिस्कशन हुआ। तो सर का जैसे कि आज टॉपिक है पोस्ट कोविड-19 गाइड एंड केयर रिहैबिलिटेशन। सर इसके बहुत अच्छे ज्ञाता हैं और हमारे बीच हैं आज इस विषय को लेकर के डॉक्टर मिथुन जी, मिथुन प्रकाश शर्मा जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारी आज इस वेबिनार में, हमारी इस वर्कशॉप में। आपने पीपीटी एसआरएमएस से किया हुआ है और आपने योग की शिक्षा देव संस्कृति विश्वविद्यालय शांति कुंज हरिद्वार से उत्तीर्ण की है। साथ ही आप फिजियोथेरेपी के मास्टर हैं और बहुत अच्छे ज्ञाता हैं। फिजियोथेरेपी की मास्टर डिग्री आपने डॉल्फिन कॉलेज देहरादून से उत्तीर्ण की है और तत्पश्चात आपने अपोलो मेडिक्स हॉस्पिटल लखनऊ में अपनी सेवाएं सलाहकार के रूप में दी हैं। साथ ही साथ एसआरएमएस हॉस्पिटल उन्नाव, एसआरएमएस स्टेप टू लाइफ रिहैबिलिटेशन सेंटर लखनऊ में आपने अपनी सेवाएं दी हैं। और आज भी आप धरातल पर, जहां सारे व्यक्ति घर में कैद हो चुके हैं, सभी लोग की हमें घर से बाहर नहीं निकल रहा है, इस पैंडेमिक सिचुएशन में, संक्रमण काल में, आज आप जनमानस के साथ धरातल पर उतरकर उनका सहयोग कर रहे हैं। जो संक्रमित हो गए हैं उनके साथ भी और जो संक्रमण से दूर हो चुके हैं उनके साथ भी, पोस्ट कोविड पेशेंट्स को भी आज आप जाकर के अपनी सेवाएं दे रहे हैं। क्यों? इसका एक रीजन और भी मैं समझती हूँ कि फिजियोथेरेपी और रिहैबिलिटेशन का तो अनुभव आपके पास है ही, साथ ही साथ आपने योग का भी अनुभव प्राप्त किया है। इसके समन्वय से एक बहुत अच्छा सकारात्मक परिणाम हम सभी को देखने को मिल रहा है और आपकी सेवाओं से हम भली भांति परिचित हैं। कितने ही रोगी हैं जो बहुत अच्छे से निराश हो चुके थे, थक चुके थे कि अब हम नहीं सही हो पाएंगे। आपने उनकी काउंसलिंग की है, आपने उनको जाकर के ट्रीटमेंट दिया है और आज वो पूरी तरह से बिल्कुल सुरक्षित हैं। सर, आज इस वर्कशॉप में आपका स्वागत है, आप अपने व्याख्यान को आए। सबको बहुत बहुत धन्यवाद, सभी को प्रणाम मेरा और धन्यवाद मैम आपको मुझे अवसर देने के लिए। और आज हम जो डिस्कस करेंगे पोस्ट कोविड रिहैबिलिटेशन गाइडलाइन पे, तो मैं कुछ स्लाइड शेयर करना चाहूंगा। उसके माध्यम से हम एक एक स्लाइड को डिस्कस करते जाएंगे और कुछ एक्सरसाइज का डेमोन्स्ट्रेशन रहेगा, वो भी मैं आपको बताता जाऊंगा। तो मैं स्लाइड शेयर कर देता हूँ, जस्ट अ वेट। मैं अभी भैया मुझे होस्ट बना देंगे तभी मैं आपको स्लाइड शेयर कर देता हूँ। अभी स्लाइड शेयर होने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है। हाँ, अभी शेयर हो गया।
हाँ, सभी लोग को मेरी स्लाइड दिखाई दे रही है? मैम एक बार कंफर्म कर दीजिए, स्लाइड विजुअलाइज है मैम? हेलो? यस सर, ओके ओके, कृष्णा जी का मैसेज आ गया, यस। ठीक है, तो हम लोग शेयर करते हैं स्लाइड में। तो पोस्ट, हमारा जो आज टॉपिक है, पोस्ट कोविड केयर एंड गाइडलाइन प्लस रिहेबिलिटेशन। रिहेबिलिटेशन मतलब इन द, इसका मीनिंग जो है, बेसिक मीनिंग ये कि आप अपनी लाइफ में वापस कैसे आए, जो आपको कोई प्रॉब्लम हो गई, जैसे लोगों को जो अभी जो सिनेरियो चल रहा है कोविड का, तो उनको ब्रीथिंग प्रॉब्लम होती है, बैठने में सांस फूलती है, खड़े वो करवट लेते हैं तब भी सांस फूलने लगती है, तो वो डेली एक्टिविटी कैसे करेंगे, उठेंगे बैठेंगे कैसे, चलेंगे कैसे, उसमें बहुत ज्यादा सांस फूलेगी, इवन बैठने में उनकी सांस बहुत ज्यादा फूल जाती है। तो उन सबको हम कैसे गाइड करेंगे, किस तरीके से एक्सरसाइज करें, कौन सी एक्सरसाइज करें, क्या एक्टिविटी करें कि वो वापस अपने नॉर्मल लाइफ में आ जाए, उनका इंडोरेंस बढ़ जाए, मतलब उनकी ताकत वापस बढ़ जाए। तो उन विषय में हम चर्चा करेंगे। सभी को मेरी आवाज आ रही है? मैम प्लीज एक बार बता। विषय पे हम आज डिस्कस कर रहे हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड हमारी स्टार्ट। पार्ट 1 में हमारा है कोविड-19 इन्फेक्शन, सीटी स्कैन सिवियरिटी स्कोर एंड पल्स ऑक्सीमीटर एंड ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट। तो फर्स्ट पॉइंट हमारा लेते हैं हाँ, अब मेरी आवाज आ रही है? सॉरी फॉर डिस्टरबेंस के लिए क्षमा चाहता हूँ, जरा कुछ एक दो कॉल इस तरीके की आ गई थी इंपॉर्टेंट वाली हॉस्पिटल, इसलिए मुझे उठाना पड़ा। तो हम पहला जो पॉइंट था हमारा कोविड इन्फेक्शन। तो कोविड इन्फेक्शन क्या है, कैसा इन्फेक्शन है, कहाँ इफेक्ट करता है बॉडी में और किस तरीके से फैलता है। 3 पॉइंट है इसमें। पहला है कोरोना वायरस के बारे में बात करते हैं, है क्या। कोरोना वायरस डिसीज यानी कोविड-19 इज एन इन्फेक्शन डिसीज कॉज्ड बाय द न्यूली डिस्कवर कोरोना वायरस। जो एक नया कोरोना वायरस एक सीरीज है, कई सारा एक फैमिली है, उसमें एक नया वायरस पैदा हुआ है, क्या कह सकते हैं, जन्म लिया है इसने। इसको हम कोविड-19 से नाम दिया क्योंकि 2019 में ये आया था दिसंबर में, तो इसको हमने इसको नाम दिया है कोविड-19। हमने नहीं, मतलब जो WHO उन्होंने इसको नाम दिया है कोविड-19। तो ये वायरल इन्फेक्शन है जो कहाँ होता है, ये बेसिकली आपके थ्रोट में, मतलब आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक में बहुत ज्यादा इन्फेक्शन करता है। आपके अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक होता है, मतलब लंग्स से थोड़ा सा ऊपर जो हमारा वेंट पाइप है उसमें इन्फेक्शन देता है, ठीक है। तो जैसे हमने इसे लेकर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम के नाम से भी इसे हम जानते हैं। तो स्प्रेड कैसे होता है, मतलब कैसे फैलता है, जो इन्फेक्टेड पर्सन है उनमें से उनके सलाइवा के थ्रू, मतलब थूक लार से थ्रू फैलेगा। और बाकी अगर उनको जुकाम हो रहा है या खांसी हो रही है, तो जब वो खांसते हैं या छींकते हैं तो उनकी लार की कुछ बूंदें, जो ड्रेसन ड्रॉपलेट बोलते हैं, वो इन्फेक्शन ड्रॉपलेट फैल जाती हैं हवा में। तो सामने जैसे कोई बंदा व्यक्ति बैठा है, अगर उसने सही से नहीं छीका, मतलब कपड़ा लगा के नहीं छीका, तो उसके सांसों के थ्रू वो दूसरे वाले व्यक्ति के शरीर में चले जाएंगे। तो वहां जाके वो वापस सांसों के थ्रू जब जाएंगी या माउथ के थ्रू जाएंगे, तो उसके थ्रोट में, रेस्पिरेटरी ट्रैक में इन्फेक्शन क्रिएट करती है। और ये बहुत जल्दी फैलता है, 5 से 6 दिन लेता है किसी किसी में होता है। बाकी तो इसकी बहुत सारी रिसर्च हो चुकी है, कितना फैल रहा है, क्या फैल, वो एक अलग टॉपिक है, उसको किसी और दिन डिस्कस करेंगे। तो सेकंड पॉइंट आता है हमारा इसका, कैसे हम पता करें ये हो गया है तो, और कितना सीवियर है। बहुत से लोग कहते थे कि हमें कोविड हो गया है, उन्हें मतलब ये नहीं पता लगा कितना सीवियर है। वैसे बहुत से हमारे योगा टीचर्स हैं या योगा इंस्ट्रक्टर हैं जो घर पे जाके ट्रीटमेंट दे रहे हैं, क्या और भी इंस्ट्रक्टर हैं जो घर पे ट्रीटमेंट, उनके खुद के पेशेंट हैं जो उनके फैमिली मेंबर जो इन्फेक्टेड हैं, बट वो जज नहीं कर पाते उन्हें कितना सीवियर हुआ है, कि फर्स्ट ग्रेड का है, सेकंड ग्रेड का है या थर्ड ग्रेड का है, माइल्ड है, मॉडरेट है, सीवियर है। तो उस पर हम डिस्कस करेंगे कैसे पता करें। क्या आपके पास टेस्ट कोड है, बहुत लोगों को टेस्ट कोड के बारे में नहीं पता है, कैसे देंगे नहीं क्या देंगे। कुछ फ्यू पॉइंट्स हैं जिससे हम प्रूफ आइडेंटिफाई कर सकते हैं ये कैसा, कितना सीवियर है। तो
तो जैसे हमारे टॉपिक का नाम है सीवियरिटी ऑफ द कोविड-19 बेस्ड ऑन द इन्वेस्टिगेशन। तो इसमें कुछ मेन इन्वेस्टिगेशन जैसा आजकल चल पता है, एंटीजन बॉडी टेस्ट होता है, ठीक है, और आरसीपीसीआर टेस्ट भी होता है। दूसरा है और जो अलग इन्वेस्टिगेशन है चेस्ट एक्सरे, सीटी स्कैन, जिसे एचआरसीटी थोरेक्स भी बोलते हैं, ब्लड टेस्ट करते हैं, फिर टेम्परेचर और ऑक्सीजन लेवल वगैरह देखते हैं। तो एक एक करके हम टॉपिक पे बढ़ेंगे इसमें आगे की तरफ। तो फर्स्ट हमारा आता है एक्सरे और सीटी स्कैन स्कोर। तो इससे पहले हम एक चीज आपको डिस्कस कर दें कि सीटी स्कैन स्कोर क्या है। हमारे जो लंग्स हैं वो दो लंग्स हैं मनुष्य शरीर में, एक लेफ्ट है और एक राइट है। तो राइट वाला जो लंग्स है वो तीन पार्ट में डिवाइड करा गया है एनाटॉमी के थ्रू, लोअर, मिडिल एंड अपर, ठीक है, ये पार्ट्स में डिवाइड करा हुआ है। और दूसरा लेफ्ट वाला जो आता है वो हमारा दो पार्ट्स में डिवाइड है, क्योंकि वो थोड़ा सा बड़ा है, उसमें हार्ड भी आ जाता है, तो इससे दो पार्टों में ही डिवाइड है, एक अपर पार्ट और लोअर पार्ट, है ना। जिस तरीके में हर रफ्ता है उस तरीके से डिवाइड हो जाते हैं, यहाँ एक बीच में लाइन डिवाइड कर देते हैं। तो हर लोब को टोटल 5 लोब हो गए, 3 इधर और 3 इधर, मतलब 3 राइट में और 3 लेफ्ट में। तो अगर बीच में किसी को ना समझ में आए तो मुझे रोक के बता सकते हैं, मैं उसको दोबारा रिपीट कर दूंगा उस चीज को, है ना। तो सिटी स्कैन स्कोर की बात कर रहे थे हम लोग। तो इसमें पहला जो आया 5 लोब्स हो गए, हर लोब्स को हमने 5-5 स्कोरिंग किया है, 5-5 नंबर दिए हैं। 5-5 नंबर इनका मतलब है कि वो कितना ठीक है। अगर थोड़ा सा खराब हुआ है तो 1 नंबर, बहुत ज्यादा खराब हो गया 2, थोड़ा उससे ज्यादा खराब हो गया 3, और ज्यादा खराब हो गया तो 4, और बिल्कुल ही खराब हो गया तो हमने 5 नंबर दे दिए। इस तरीके से लंग्स के जो लोब्स हैं उसको हमने 5-5 नंबर के स्कोरिंग में डिवाइड करा। टोटल 5 लोग हैं तो टोटल 25 नंबर हो गया टोटल स्कोरिंग। तो ये स्कोरिंग होती है। हम बताएंगे कैसे। अगर देखिए 3 कैटेगरी है कोरोना वायरस की सीवियरिटी के। फर्स्ट इज माइल्ड, सेकंड इज मॉडरेट एंड थर्ड इज सीवियर। तो फर्स्ट में अगर हम एक्सरे कराते हैं तो उसमें एक्सरे जब नॉर्मल एक्सरे कराएंगे तो चेस्ट का एक्सरे दिखेगा, स्पॉट दिखेंगे, क्या ईयर भी दिखेगी। वैसे एक्सरे देखेंगे तो हल्का सा काला शेप में आता है, काले काले से लंग्स दिखते हैं, बट इसमें आपको व्हाइट लंग्स दिखेंगे या पैचेस दिखेंगे, मतलब धब्बे सफेद सफेद से। तो ये हो गया। सीटी स्कैन स्कोर आता है तो उसका क्या है, अगर हमारे जो हमने सीटी स्कैन कराया उसको माइल्ड कोरोना वायरस इन्फेक्शन है तो उसका स्कोर क्या होगा, 8 से नीचे होगा। मतलब उसके एक या दो लंग्स, दो लॉब लंग्स के दो लोग इन्वॉल्व होंगे। तो मतलब वो 4-5, किसी का 5 हो गया, किसी का 4 नंबर इन्वॉल्वमेंट हो गया, मतलब 8 से कम होगी इसका स्कोरिंग तो ये हमारा माइल्ड में आएगा। सीटी स्कैन फॉरेक्स की जो रिपोर्ट आएगी, अगर जो स्कोरिंग है वो 8 से कम है तो माइल्ड है। और चेस्ट एक्सरे में हल्के फुल्के धब्बे आपको दिख रहे हैं लंग्स में तो भी नॉर्मल, मतलब वो है माइल्ड में है। सेकंड आता है मॉडरेट। मॉडरेट में क्या होगा, चेस्ट एक्सरे अगर हम उसका देखेंगे तो उसमें 2 से 3 जोन, मतलब अपर या लोअर या लेफ्ट या राइट में बहुत ज्यादा सफेदनेस मिलेगी, बहुत ज्यादा व्हाइट होगा, बहुत ज्यादा लंग्स के 2 या 3 पार्ट इन्वॉल्वमेंट होंगे। और वैसे वहीं पर सीटी स्कैन अगर हम कराएंगे तो उसका हम अगर रिपोर्ट देखते हैं या फिल्म देखते हैं तो रिपोर्ट में साफ साफ मेंशन, लास्ट में एक लाइन में मेंशन होगा सीटी स्कैन स्कोर, जैसे 10 से 15 के बीच में लिखा होगा, 12, 13, 14, 15, 25 में से, अब ऑब्लिक टू 25 है ना। तो 25 में से उसे कितने स्कोर दिए उन्होंने, 9 से 15 के बीच में अगर वो स्कोर आता है स्कोरिंग तो मतलब वो उसमें मॉडरेट है, मतलब 3 जोन उसमें करीब इन्वॉल्व है। 3 जोन उसके मतलब 3 लंग्स के 3 लॉब्स इन्वॉल्व होंगे। हो सकता है दोनों तरफ के एक एक दो दो हो जाए, या एक ही तरफ के तीनों हो जाए, इस तरीके भी हो सकते हैं। तो वो हमारा मॉडरेट में आएगा। थर्ड आता है सीवियर स्टेज। सीवियर स्टेज मतलब बहुत ज्यादा उसको कोरोना का इन्फेक्शन हो चुका है, उसके मोस्टली ज्यादा कह सकते हैं 4 या 5 पार्ट में थोड़ा थोड़ा इन्फेक्शन हो चुका है, मतलब 5 लोग उसके लंग्स के इन्वॉल्व हो गए हैं। अपर भी इन्वॉल्व है, लोअर भी इन्वॉल्व है, नहीं लेफ्ट अपर मीडियल लोअर तीनों ही इन्वॉल्व है। बट उसमें हम कैसे पता लगेंगे सीवियर में आ गया, उसकी स्कोरिंग अगर 15 से ज्यादा है, मतलब स्कोरिंग 15 से ज्यादा मिलेगी तो वो सीवियर आपका कोरोना इन्फेक्शन में आएगा। वहीं एक्सरे अगर देखें तो एक्सरे में मोस्टली लंग्स मतलब वाइट ही दिखेंगे, इस वाले में थर्ड वाली स्टेज में कुछ कुछ जगह आपको ब्लैक स्पॉट से दिखेंगे, मतलब थोड़े बहुत इससे काम कर रहे हैं, इसका मतलब ये हो गया। तो वहीं पर हमने बात करी थी, थर्ड पॉइंट हमारा पल्स ऑक्सीमीटर, जैसे पहले स्लाइड में हम आपको शो कर देते हैं। स्कोरिंग समझ में आ गई। स्कोरिंग में 3 हमने बात करी, एक बार मैं रिवाइज कर देता हूँ, माइल्ड, मॉडरेट एंड सीवियर। माइल्ड में होगा उसका 8 से स्कोरिंग कम होगी सीटी स्कैन की, ठीक है। मॉडरेट में 9 से 15 के बीच में स्कोरिंग होगी, और थर्ड सीवियर में उसकी 15 से ऊपर अगर स्कोरिंग आती है सीटी स्कैन की, हाई रेजोल्यूशन सीटी स्कैन की, तो वो आपको
सीवियर स्टेज में रखा जाता है। तो आप जैसे घर पे ट्रीटमेंट कराने जा रहे हैं, पोस्ट कोविड पेशेंट है, तो आप कैसे पता करेंगे उसका कितना लंग्स इन्वॉल्व हो गया है? तो आप उनके घर वालों से कहेंगे एक्सरे रिपोर्ट या एमआरआई रिपोर्ट है या सीटी स्कैन रिपोर्ट है, वो हमें दे दें। उसमें आप लास्ट में कहीं ना कहीं लाइन में मेंशन होगा सीटी स्कैन स्कोरिंग, तो उसको देख के आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं हमें कितना काम इस पे करना पड़ेगा, इस पेशेंट को कितनी एक्सरसाइज करानी है, किस तरीके से करानी है, उस रिपोर्ट से आपको क्लियर हो जाएगा, तो इसलिए स्कोरिंग। तो थर्ड पॉइंट हमारा था पल्स ऑक्सीमीटर। पल्स ऑक्सीमीटर के बारे में आजकल बहुत ज्यादा फेमस, पहले इतना लोग उसको नहीं जानते थे। एक छोटी सी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है ये। डिवाइस में क्या है, आपको तीन चीजें दिखेंगी बेसिकली। फर्स्ट आता है परसेंटेज में ऑक्सीजन, दूसरा आता है आपका हार्ट रेट, और तीसरा उसमें लाइन जिग चल रही होती है ऊपर नीचे, वो आपकी हार्ट की रिदम है, मतलब हार्ट कितने अच्छे से धड़क रहा है, कितने अच्छे से काम कर रहा है, उसमें उसकी रिदम दिखती है। तीनों चीजें देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट आती है, हम उसकी ऑक्सीजन पे बात करते हैं कि ऑक्सीजन का लेवल कितना है, कैसे है, वो हम जांचेंगे। तो उसके बेस पे भी हमने एक स्लाइड बनाई है, जैसे आगे ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्सीजन लेवल इन बॉडी एंड रेस्पिरेटरी रेट। ठीक है, तो इसमें भी हमने उसको डिवाइड कर दिया, कितना ऑक्सीजन आ रहा है तो वो माइल्ड में है, कितना कम आ रहा है तो वो मॉडरेट में, कितना लो और नीचे लो जाएगा तो वो सीवियर में आ जाएगा। तो पहली लाइन इसमें जैसे लिखा है ऑक्सीजन लेवल, नीचे लिखा है एसपीओ2। एसपीओ2 लिख के ही आपको डिवाइस मिलेगी इलेक्ट्रॉनिक, उसमें होगा। अच्छा, इस डिवाइस को कैसे लगाना है उसके बारे में पहले पढ़ लेते हैं। अब डिवाइस को लेंगे, मोस्टली इंडेक्स फिंगर या रिंग फिंगर में उसको लगाएंगे, और 2 मिनट तक उसको बिल्कुल हिलाने नहीं देंगे फिंगर को और हाथ से। उसको बोलेंगे पेशेंट को थोड़ी 2 मिनट के लिए बिल्कुल शांत होकर लेटें, और उस फिंगर में उसको कैप को इस तरीके से लगा दीजिए। उससे 2 मिनट वॉच करिए ऑक्सीजन लेवल कितना जा रहा है, कितना नीचे डाउन हो रहा है, उसका हार्ट रेट कितना अप हो रहा है, कितना डाउन हो रहा है, और जो रिदम चल रही है आपकी जिगजैग फॉर्म में, उसको देखिए कितना ऊपर नीचे हो रहा है। तो 2 मिनट के लिए लगा के रखना है, तब आपको अच्छे एग्जैक्ट और एक्यूरेट रीडिंग मिलेगी। क्योंकि सडन आप लगाते हैं तो कई वो 9700 भी दिखा देता है, पर फिर 1 मिनट बाद वो ड्रॉप करता है। तो इसलिए 2 मिनट का हम एक आइडियल टाइम देते हैं कि 2 मिनट में हमें एग्जैक्ट वैल्यू पता लग जाएगी इसकी क्या है। तो माइल्ड टू मॉडरेट कैसे पता लगेंगे कि आपका पेशेंट माइल्ड में है या मॉडरेट में है या सीवियर स्टेज में है? तो पहला है ऑक्सीजन लेवल, इसको एसपीओ2 बोलते हैं। अगर उसका ऑक्सीजन लेवल 94 से लेकर 100 के बीच में है, बट उसे ब्रेथलेसनेस हो रही है, मतलब सांस लेने में तब भी दिक्कत हो रही है, मतलब वो थोड़ा जोर लगा रहा है या थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा है, बहुत ज्यादा घबराहट सी उससे हो रही है, अगर ऑक्सीजन लेवल उसका 94 टू 100 के बीच में है, तो इसका मतलब वो एक छोटा सा पॉइंट है कि ब्रेथलेसनेस हो रही है, मतलब वो माइल्ड स्टेज में है। वहीं पर उसका रेस्पिरेटरी रेट भी चेक करेंगे। रेस्पिरेटरी रेट नॉर्मल जो रेट होता है 16 मानते हैं उसे, 16 रहता है एक नॉर्मल अडल्ट व्यक्ति का, मतलब 1 मिनट में 16 बार सांस लेता है और छोड़ता है। उसको पूरा एक काउंट वन मानते हैं, मतलब सांस ली और छोड़ी उसको एक काउंट मानते हैं। तो उसका रेस्पिरेटरी रेट भी हम चेक कर लेंगे, और हार्ट रेट भी करते हैं। हार्ट रेट इतना इस टाइम इन्वॉल्व नहीं होगा, वो तो हम ऑन एंड ऑफ में देखते रहेंगे। तो ऑक्सीजन लेवल हमारे पास 94 से 100 के बीच में भी है, नॉर्मल जिसे हम कहते हैं, बट उसको ब्रेथलेसनेस हो रही है और उसका रेस्पिरेटरी रेट बढ़ा हुआ है, तो अब इससे आप आइडेंटिफाई कर पाओगे वो माइल्ड स्टेज में है। अब तो उसका रेस्पिरेटरी रेट 16 से 24 के बीच में आ रहा है, मतलब 1 मिनट में वो 16 से 24 ब्रीथ ले रहा है, मतलब 16 से तो ज्यादा ही ले रहा है ना, तो 24 से कम ले रहा है, तो वो माइल्ड स्टेज में है। सेकंड आता है मॉडरेट लेवल, इसमें ऑक्सीजन लेवल उसका क्या करेगा, ड्रॉप करेगा, 90 से 94 के बीच में आएगा, 90 हो जाएगा, 92 हो जाएगा, 93 हो जाएगा, और उस टाइम वो हाइपोक्सिया की भी शिकायत करेगा, मतलब हाइपोक्सिया मतलब ऐसे ऐसे गहरी सांस भी लेगा बीच बीच में, उसको ऐसा लगेगा सांस आई नहीं, वो बीच में कोशिश करेगा सांस लेने की, है ना, और उसका पल्स रेट बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ होगा, कितना होगा, 24 से ज्यादा, 30 से कम होगा। तो आप उसे काउंट करेंगे एक बार में कितना ब्रीथ कर रहा है, बहुत तेजी तेजी सांस लेगा, इस तरीके ऐसे भरने की कोशिश करता है, ज्यादा ज्यादा ऑक्सीजन भरने की कोशिश करता है, तो उसका रेस्पिरेटरी रेट भी बड़ा होगा। सिम्टम क्या दिखेंगे उसको, उसको फीवर होगा, है ना, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होगी, हाइपोक्सिया जैसे हम बोल रहे हैं, फीवर भी हो रहा होगा, उस टाइम उसका टेम्परेचर चेक करेंगे तो वो भी देखेंगे तो बढ़ा हुआ होगा, 100 या 100+1 भी हो सकता है मे बी, और उसको उसका हार्ट रेट भी बहुत ज्यादा हो रहा होगा, तो वो आपको पल्स ऑक्सीमीटर में दिख जाएगा। थर्ड आता है सीवियर स्टेज। सीवियर स्टेज में क्या है, उसका ऑक्सीजन लेवल 90 से नीचे ही होगा, ड्रॉप कर जाएगा तुरंत। बाई चांस होता है किसी को सडन ड्रॉप करता है, 90 से नीचे भी जाएगा उसका। 90 से नीचे कितना जा सकता है वो तो पेशेंट पे देखना पड़ता है कितना जा रहा है, किसी का 80 भी जाता है, किसी का 70 भी चला जाता है, किसी का 54 तक जाता है। दिस अ वेरी सीवियर कंडीशन। तो इन स्टेजों को उससे ऑक्सीजन की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है होगी, ठीक है। तो जैसे इसमें हमने कहा उसका जो रेस्पिरेटरी पल्स ऑक्सीमीटर एसपीओ2 जो है उसको लेवल होगा 90 से नीचे जा रहा होगा, ठीक है। उसको सीवियर
रेस्पिरेटरी डिसीज प्रॉब्लम करेगी, मतलब क्रॉनिक पल्मोनरी ऑब्स्ट्रक्टिव डिसीज भी हो सकती है, उसे उस तरह के सिम्टम्स उससे दिखेंगे। और जो उसका रेस्पिरेटरी रेट होगा, मतलब सांस लेने की जो दर होगी वो 30 से ज्यादा होता है, 1 मिनट में 30 से ज्यादा बार सांस लेगा। उससे फीवर भी हो रहा होगा उस टाइम, स्वेटिंग, पसीना बहुत ज्यादा आ रहा होगा, ठीक है, कंफ्यूज भी होगा वो, और एसओबी की जो शॉर्ट फॉर्म लिखा है, मतलब शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ भी हो रही होगी, ठीक है। तो ये हमने ऑक्सीजन के लेवल को हमने डिसाइड कर लिया वो कितना सीवियर स्टेज में है। कई पेशेंट होता है आपको ठीक हॉस्पिटलाइज हो गए, वहां से ठीक भी हो गए, बट घर पे आ जाते, बट घर पे भी उनको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, और कई कई घर पे भी उनका ऑक्सीजन लेवल गिरता है। तो इन सब चीजों को हम देख के आइडेंटिफाई कर सकते हैं हमारे पेशेंट वापस तो सीवियर स्टेज में तो नहीं जा रहा है, मॉडरेट में तो नहीं है, माइल्ड में है या नहीं, इन चीजों को देखते हैं आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो थर्ड स्टेज आता है आपका, इसमें अब आपको एक बार मैं रिवाइज करता हूँ फर्स्ट पार्ट जो हमने लिया था। पहला था हमारा कोविड इन्फेक्शन, ये एक वायरल इन्फेक्शन है जो रेस्पिरेटरी ट्रैक में इन्फेक्ट करता है, और श्वासों के थ्रू, और उसमें श्वासों में जो ड्रॉपलेट्स होते हैं सलाइवा और आपके लार वगैरह के कण होते हैं, उसके थ्रू ये फैलता है। ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट की जो टॉपिक है उस पर डिस्कस करते हैं। अगर उसका 94 से नीचे जाएगा तो आपको ऑक्सीजन लगानी ही लगानी है। 94 से अगर उसका ऑक्सीजन लेवल नीचे जा रहा है, 92 भी है, 93 भी है, तब भी आप ऑक्सीजन लगाइए, भले 1 लीटर 2 लीटर पे लगाएं। और 90 से नीचे जा रहा था तो सीवियर आपको लगाना ही लगाना है, इसमें आपको हाई फ्लो मास्क के साथ लगाना पड़ेगा। उसमें हम सीधे डिस्कस करेंगे कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं। एक नेजल ट्यूब होती है, आपने देखा होगा, पाइप्स होता है दोनों नाक में, फूल से होता है, और वो इस तरीके होता है, वो नेजल रेस्पिरेट नेजल ऑक्सीजन के लिए इंस्ट्रूमेंट होता है, वो यूज करते हैं पाइप। दूसरा होता है फ्लो मास्क। फ्लो मास्क, हाई फ्लो मास्क में होता है पूरा मास्क जैसा होता है, इस तरीके से ढक जाता है, उसमें बहुत ज्यादा 5 से 6 लीटर के ऊपर की जो ऑक्सीजन लानी थी उसमें यूज करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट हमारे यहाँ फिनिश होता है। पहला था इन्फेक्शन क्या होता है, ठीक है, और बेस ऑन सीवियरिटी क्या क्या इसमें टेस्ट कराते हैं। ब्लड टेस्ट इसमें रह गए थे, आपको बता दूं। एक IL-6 टेस्ट होता है, डी डायमर टेस्ट होता है ब्लड में। डी डायमर टेस्ट होता है तो क्लॉटिंग देखी जाती है ब्लड में कितनी जल्दी बन रही है, और वो क्लॉटिंग को कितनी देर में डिसॉल्व होती है, क्योंकि कोरोना के पेशेंट में क्या है, दूसरा साइड इफेक्ट जो मिल रहा है या उसका पोस्ट कोविड इन्फेक्शन के बाद उसमें तो क्लॉटिंग के बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है, तो हार्ट अटैक भी हो जा रहा है। जैसे अभी न्यूज रिपोर्टर जो हमारे बहुत अच्छे थे, नाम याद नहीं आ रहा, तो उनको कोरोना से ठीक हो गए थे, बट उनको सडन 1 दिन बाद ही हार्ट अटैक आ गया था, क्या कार्डियक अटैक अरेस्ट हो गया था। वो इसलिए ज्यादा होता है, पोस्ट कोविड ये उसके सेकेंडरी कॉम्प्लिकेशन है। फेब्रिटिन टेस्ट करते हैं, ये भी ब्लड क्लॉटिंग से रिलेटेड है। सी रिएक्टिव प्रोटीन, जिनमें इन्फेक्शन बहुत ज्यादा हो रहा है, कोविड इन्फेक्शन या अदर कोई सीवियर इन्फेक्शन होता है, तो उसमें ये टेस्ट पॉजिटिव मिलता है, उनका रिएक्टिव प्रोटीन बढ़ा हुआ निकलता है। ऐसे एक लैक्टिक हाइड्रोजनोसिस टेस्ट होता है, ये भी ब्लड टेस्ट से रेट है। इसकी नॉर्मल जो वैल्यू होती है उनको रेफरेंस बुक से देखिएगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा, बाकी तो रिपोर्ट में लिखा होता है। तो ये हमारे यहाँ पर ये हमने माइल्ड टू मॉडरेट पे चले गए थे, एक्सेस सीटी स्टोन के लेवल देख के। फिर हमने ऑक्सीजन के लेवल पे इसको हमने डिवाइड कर दिया था, माइल्ड है, मॉडरेट या सीवियर स्टेज पे पेशेंट आपका है, ठीक है। थर्ड आता है सब पार्ट, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है, जहाँ से हमारा पार्ट शुरू होता है। एक्सरसाइज प्रोग्राम पोस्ट कोविड 19 पेशेंट के रिहैबिलिटेशन में क्या क्या यूज करना चाहिए। ये जो प्रोग्राम है आप घर पे भी कर सकते हैं, या किसी थेरेपिस्ट को या योगा इंस्ट्रक्टर को बुला के भी करा सकते हैं। अगर आप थोड़े सक्षम हैं, ठीक है, थोड़ा बहुत ज्यादा आप मॉडरेट स्टेज में सीवियर का आपको इन्फेक्शन हुआ था, तो ये एक्सरसाइज सारी आप खुद भी कर सकते हैं। बट ज्यादा अच्छा रहेगा आप किसी की गाइडलाइन में करें, है ना, क्योंकि गाइडलाइन में करेंगे तो वो पता है आपको किस टाइम किस चीज की जरूरत है। और सबसे इम्पोर्टेंट, बेसिक इम्पोर्टेंट आपको बता दूं, सारी एक्सरसाइज या ब्रीदिंग एक्सरसाइज हो या लिम्फ की एक्सरसाइज, उन सबको करने से पहले आपको अपना फीवर देखना है। एक्सरसाइज के टाइम आपको फीवर तो नहीं आ रहा है, बहुत ज्यादा खांसी तो नहीं आ रही है, ब्रेथलेसनेस तो नहीं हो रही है, मतलब आपकी सांस फूल तो नहीं रही है, या कोई और सिम्टम तो ऐसा नहीं लग रहा, लिथार्जी या थकावट, बहुत ज्यादा कमजोरी तो नहीं लग रही है, तो उन सारी एक्सरसाइज को करते समय इन चीजों का बहुत ध्यान दें। फीवर आए तो एक्सरसाइज ना करें, आप रिलैक्स हो जाएं, सिर्फ नॉर्मल हल्की फुल्की सांस जैसे लेते हैं नीचे। अगर कफ आ रहा है तो थोड़ी देर रुक जाए, कफ खांसी रुक जाए, तब उसके बाद आप दोबारा स्टार्ट करें। एकदम एक पतला खांसी आ रही है तब भी करे पड़े, ऐसा नहीं करना है। आपको बहुत ज्यादा हाइपोक्सिया होने की प्रॉब्लम हो सकती है, बहुत ज्यादा हाइपोक्सिया में चलेगा, ये भी हो सकता है। तो फर्स्ट पार्ट आता है हमारा एक्सरसाइज का, तो इसमें हमें पहले पढ़ेंगे कौन कौन सी एक्सरसाइज हमें करनी है फर्स्ट 1 वीक में, फिर सेकंड वीक में हमें कौन सी एक्सरसाइज करनी है,
चले जाना है काफी। फर्स्ट डे में हमारा जो इसमें बेसिक एम होगा, पेशेंट को नॉर्मल वॉक कराना है विदाउट ऑक्सीजन सपोर्ट। मोस्टली पेशेंट में जो आप मिलेंगे ना, वो अभी भी ऑक्सीजन सपोर्ट के हैं, उनको ऑक्सीजन की जरूरत पड़ जाती है, तो विदाउट ऑक्सीजन कैसे वॉक करें, उस पर हमारा एम है, उसको चलाना है पेशेंट को कैसे भी करके, बट वो नॉर्मली चले, अपने आप चले, विदाउट ऑक्सीजन के चले। बेसिक हमारा एम होना चाहिए एक्सरसाइज कराने के। एक्सरसाइज इतनी एक्सरसाइज तरीके से कराई जाए वो नॉर्मल चल सके अपने। तो फर्स्ट पार्ट में आता है डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज। इसमें हम कौन कौन सी एक्सरसाइज पढ़ेंगे उसके बारे में पढ़ लेते हैं। डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज 1:2 ब्रीथिंग एक्सरसाइज, इसको हम पल्स स्लीप ब्रीथिंग भी कहते हैं। बॉक्स ब्रीथिंग एक्सरसाइज, एंड फोर्थ इज द हफिंग एंड कफिंग, एंड फिफ्थ इज द पोजिशनिंग। मतलब पोजिशन बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप लेटे कैसे हैं, किस तरीके से लेटने में आपको ज्यादा आराम मिलेगा, आपके लंग्स कितने अच्छे से खुल सकेंगे, फैल सकेंगे। तो उसमें कुछ पोजीशन हमने 5 डिस्कस करी है। प्रोन पोजीशन आजकल बहुत ज्यादा चल रही है, बहुत इफेक्टिव भी है। लाइन पोजीशन, हाफ सुपाइन मतलब बैठे हुए, पलंग से टिक के बैठने वाली पोजीशन है ना, लेटने का मन नहीं तो पलंग से टिक के बैठ सकते हैं, वो हाफ पोजीशन में आता है। फिर साइड लाइन पोजीशन है ना, उस तरीके की पोजीशन में भी बात करें तो एक्सरसाइज प्रोग्रेशन मतलब फिर हम एक्सरसाइज को कैसे बढ़ाएं। अगर फर्स्ट वीक में वो ठीक हो गए, काफी हद तक उनका अच्छा हो गया, नॉर्मल वीक से 1 वीक ऊपर हो गया, तब उसमें एक्सरसाइज की बढ़ोतरी करनी है मुझे और बढ़ाना है, प्रोग्रेशन बढ़ानी है। पिचिंग मतलब जो है इसमें मतलब श्वास को कैसे रोकते हुए छोड़ना है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, चलते समय और वॉक करते समय या उठते बैठने की टेक्निक। तो फर्स्ट पार्ट हमारा शुरू, सेकंड पार्ट शुरू होता है एक्सरसाइज से। तो एक्सरसाइज के क्या क्या गोल हैं, ब्रीथिंग एक्सरसाइज क्यों करा रहे हैं, इससे हमें क्या फायदा मिलेगा और हमारे क्या गोल हैं। हमारा पहला गोल है इम्प्रूव द वेंटिलेशन। वेंटिलेशन मतलब जो हम श्वास ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, वो इजी हो जाए। इंक्रीज द इफेक्टिवनेस ऑफ कफ मैकेनिज्म। जो कफ है ना, वो कैसे बाहर निकल जाए, जल्द से जल्द बाहर निकले और उसका जो मैकेनिज्म है वो अच्छे से काम करे। बन रहा है उसको बाहर निकालना है, कम बने, ज्यादा चीजों पे। थर्ड इज द प्रिवेंशन ऑफ द पल्मोनरी कॉम्प्लिकेशन। अच्छा, ये प्रिवेंट से कंप्रोमाइज, जैसे सबसे रेस्पिरेटरी ट्रैक की डिसीज है, उसमें क्या क्या कॉम्प्लिकेशन होती है। तो फर्स्ट कॉम्प्लिकेशन तो फाइब्रोसिस में सबसे कॉमन मिलती है। लंग्स में फाइब्रोसिस मतलब लंग्स सिकुड़ जाते, चिपक जाते हैं, उनको कैसे, ठीक है। तो इसके बारे में हम उसको प्रिवेंट करना, उससे जो फाइब्रोसिस ना हो, अगर हो गई तो बढ़े ना, उसको रखना है। मेंटेन और इम्प्रूव द चेस्ट थोरेक्स स्पाइन मोबिलिटी। मतलब चेस्ट और थोरेक्स की बात एक है, चेस्ट भी है, थोरेक्स भी है, दोनों एक ही नाम। इसकी मोबिलिटी बढ़ाना है, मतलब लोगों का देखो उनके सांस लेंगे तो हल्के से फेफड़े खुलेंगे, जैसे यहाँ होता है, बस इतना गैप। और कोई अच्छा व्यक्ति जो नॉर्मल व्यक्ति वो सांस लेगा तो उसका चेस्ट बहुत अच्छे से खुलेगा, गैप बढ़ेगा। तो ये मोबिलिटी मतलब चेस्ट का फैलना सिकुड़ना अच्छे से हो जाए, सारी बोन्स अच्छे से मूव करें, लंग्स अच्छे से सिकुड़े फैले, उसको बनाना है, उसको बढ़ाना है, ठीक है। मेंटेन रखना मतलब जो कम हो गया है उसको, जो कम ना हो उससे ज्यादा कम ना हो, और उसको बढ़ा के रखना। इम्प्रूव द स्ट्रेंथ, एंडोरेंस एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ रेस्पिरेटरी मसल। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है। स्ट्रेंथ मतलब उसकी ताकत बढ़ानी, एंडोरेंस मतलब उसको रिपीट, कितनी बार वो रिपीट कर ले जल्द से जल्द उस चीज को, और कोऑर्डिनेशन, उसका कोऑर्डिनेशन बहुत जल्दी गड़बड़ा जाता है। इसमें आपको कोविड, पोस्ट कोविड या कोविड पेशेंट में ये चीज मिलेगा, कोऑर्डिनेशन गड़बड़ा है। कोऑर्डिनेशन मतलब क्या, सांस ले रहा है, कभी चेस्ट फूल रहा है, कभी लंग्स फूल रहा है, कभी दोनों एक साथ फूल रहे हैं, कभी दोनों चीजों में डिस्टर्बेंस आ जाएगा, इस तरीके से कर रहा है। मतलब प्रॉपर तरीके से मस्तिष्क को फैलने नहीं दे रहा है ना सुकड़ने दे रहा है, बस जल्द से जल्द सांस लेने की कोशिश कर रहा है कि जल्द से जल्द उसे ऑक्सीजन मिल जाए, इस तरीके से। उसमें कोऑर्डिनेशन बनाना कि अच्छे से लंग्स फैलें और अच्छे से सुकड़े, सारी मसल्स एक साथ फैलें और एक साथ सुकड़े, उसको कोऑर्डिनेशन में वर्क कर। प्रमोशन, प्रमोट द रिलैक्सेशन। जितना हो सके पेशेंट को जल्द से जल्द रिलैक्स पोजीशन में लाएं, काम डाउन पोजीशन में लाएं, वो आराम से ब्रीथ कर सके, उसको कोई थकावट ना हो, जो वीकनेस कम हो जाए। इम्प्रूव द पेशेंट ओवरऑल। नेक्स्ट पॉइंट, लास्ट पॉइंट है इम्प्रूव द पेशेंट ओवरऑल फंक्शन कैपेसिटी। ओवरऑल फंक्शन कैपेसिटी मतलब वो बैक टू पवेलियन, मतलब मैच वैच खेलने के बाद, कोरोना लड़ने के बाद वापस अपने घर आए तो वापस जैसे वो था पहले वैसे ही हो जाए। मतलब वो वापस अपने सारे काम खुद कर सके, कपड़े, नहाना, सोना, उठना, बैठना, वॉशरूम वॉशरूम की ग्रूमिंग एक्टिविटी, वो सारे अपने आप कर सके, उसे किसी की नीड ना पड़े। ये सबसे बड़ा पॉइंट इसमें है हमारा गोल। तो चलिए हम इसमें आगे पढ़ते हैं। हमारा आता है पहला पल्स स्लीप ब्रीथ। जैसे आप पिक्चर में देख रहे हैं, तो ये
थोड़ा सा सिमिलर उसके जैसे ही है 1:2 रेशो के अकॉर्डिंग। इसको हम डीप ब्रीथ में भी रख सकते हैं। डीप ब्रीथ थोड़ा सा डिस्टेंस है। डीप ब्रीथ कब करना है? डीप ब्रीथ जो पोस्ट कोविड पेशेंट है वो हल्का हल्का कर लेते हैं, बट जो कोविड से लड़ रहे हैं, जिनको कोविड हो रहा है, अभी वो भर्ती है या उनको इन्फेक्शन चल रहा है, वो डीप ब्रीथ नहीं कर पाएंगे। डीप ब्रीथ करने में क्या होता है, बेसिकली नाक से सांस खींचे, मुंह से छोड़िए। बट जैसे वो नाक से सांस खींचे ना, उनको खांसी कर खांस लगे, और वो खांसी हो सकता है 10 मिनट भी चले, 5 मिनट भी चले, 2 मिनट भी चले, तो उनको हम डीप ब्रीथ अवॉइड करने को बोलते हैं। तो उनको हम लाते हैं पल्स स्लीप ब्रीथ में। पल्स स्लीप ब्रीथ में क्या है, बहुत आराम से हल्के हल्के आप नाक से सांस खींचनी। जैसे कोई खुशबू लेते हैं गुलाब की, किसी भी चीज की, तो आपने खुशबू से, तो आप सोचते हैं इस खुशबू को अच्छे से पूरे फेफड़ों में भर लूं, पूरी सांस से लेकर अच्छे खुशबू को अपने शरीर में उतार लूं। तो वो ही आपको करना है। इमेजिन करना है कि आपके हाथ में फूल है या खुशबू है, उसको आप सूंघ रहे हैं। अच्छे से अपने चेस्ट और पेट को उस हवा से भर लिया और स्लोली फूंक मारते हुए छोड़ दिया। ये हो गई पल्स स्लीप ब्रीथ। मतलब आपने हल्के सांस ली और मुंह को गोलाई पाउट बनाते हुए, जैसे आप किसी चीज को ब्लो कर रहे हैं, फूंक मार रहे हैं, उस तरीके से छोड़ना, बट कंट्रोल करते हुए। ठीक है, ये हो गई पल्स ब्रीथ ब्रीथिंग। फर्स्ट ब्रीथ हो गई। सेकंड ब्रीथ पे आते हैं। ब्रीथिंग साइज सेकंड जो है 1:2 रेशो की। अच्छा, इसमें सब लोग क्वेश्चन सोच रहे होंगे ये 1:2 रेशो क्या है। योगा में भी बहुत सारे हमने कुंभक, वाय कुंभक, अंता कुंभक में रेशो पढ़े होंगे। योगा में जो योगा के फील्ड के लोग अच्छे जानते होंगे, कुंभक और अंतरिक्षक वगैरह में जो रेशो चलते हैं 1:16, 4 इस तरीके से रेशो होते हैं। तो इसमें भी हमने रेशो यूज करते हैं फिजियोथेरेपी में भी, एक्सरसाइज में, ब्रीदिंग एक्सरसाइज में। तो 1:2 रेशो का मतलब है 1 सेकंड में आपने जो एक सांस ली, जैसे 1 सेकंड में आपने सांस ली, उसको 2 सेकंड में बाहर निकालें। ठीक, तो पहले स्टेप पे आ जाते हैं और इस पे डिस्कस करेंगे अभी। तो फर्स्ट स्टेप है, आपको सांस लेनी है 1 या 2 काउंट तक या 3 काउंट तक का सांस लेना, उसका दुगना आपको सांस छोड़ने में टाइम लगाना है। तो फर्स्ट स्टेप, ब्रीथ आउट स्लोली। पहले सांस को छोड़ दीजिए, इनपट्टी कर दीजिए अपने लंग्स को पूरी तरीके से अच्छे से। सेकंड में आपको सांस खींचनी है 3 सेकंड तक, 3 सेकंड, 4 सेकंड, अकॉर्डिंग टू पेशेंट। जो हमारा पेशेंट है, जो सब्जेक्ट है, उसके अकॉर्डिंग वो 2 सेकंड ले सकता है, 2 सेकंड ले, 3 सेकंड ले सकता है, 3 सेकंड, 4 या 5 सेकंड ले सकता है, तो बहुत बढ़िया है। मगर उसी रेशो में उसका रेशो बढ़ जाएगा, छोड़ने की जो वो है रेशो, टाइमिंग बढ़ जाएगी, तो इसलिए उस हिसाब से उसको कराएं। तो सिंपल 3 सेकंड का बहुत अच्छा रहता है, 3 to 2 सेकंड का बहुत अच्छा। पहला सेकंड स्टेप में आपको ब्रीथ इनहेल करनी है बाय द नोज। 3 काउंट तक मैंने सांस खींची और 6 काउंट तक मुझे छोड़नी है। इस तरीके से हो गई 1:2 रेशो। अच्छा, रेशो का इसमें क्या इंपॉर्टेंस है, हमने छोड़ते समय ज्यादा टाइम क्यों लिया? छोड़ते समय ज्यादा टाइम इसलिए हम लेते हैं जो हम अपने फेफड़ों को अच्छे से खाली कर दें। खाली करने का मतलब है हमारा, इसके अंदर जो वो क्या कहते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, तो फेफड़ों में कार्बन डाइऑक्साइड भर गई है, उसको निकालते ज्यादा से ज्यादा बाहर है। तो ज्यादा हम जितना छोड़ने में टाइम लगेंगे, उतने लंग्स हमारे जल्दी खाली होंगे, और जितना कार्बन डाइऑक्साइड जो रह गया, बॉटम में बैठ गया, वो सब निकल के बाहर निकल जाएगा। क्योंकि हम सांस तो भरते हैं, बट पूरी सांस हम बाहर नहीं निकालते हैं। आपने लंग्स में पढ़ा होगा कि लंग्स के बायोमैकेनिक्स और फिजियोलॉजी में रिजर्व टाइटल वॉल्यूम, मतलब जो सांस रह गई है अंदर, वो कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में अंदर इकट्ठी हो जाती है। तो आप जब उनकी टेस्ट रिपोर्ट देखेंगे ना, गैसों का एनालिसिस में सबसे ज्यादा उनको बड़ा निकलता है कोविड पेशेंट में, उनका SpCO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बहुत ज्यादा बड़ा निकलता है। उसको हम बेसिकली कम करना है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड कम होगी, ऑक्सीजन खुद ब खुद बढ़ती जाएगी। तो इम्पोर्टेंट क्या है इसमें, क्या यूज करता है 1:2 जो ब्रीदिंग है, वो क्या रोल करती है और क्या फायदा करती है? तो ये ब्रीथिंग कंट्रोल में हेल्प करती है। ब्रीथिंग मतलब आपके ऑक्सीजन को बढ़ाने में हेल्प करती है, और रिलैक्सेशन बहुत अच्छा देती है। इसमें क्या क्या आपको ध्यान रखना है इन एक्सरसाइज, ब्रीदिंग जो एक्सरसाइज में करते हुए क्या क्या सावधानी बरतनी है और क्या नहीं करनी। डू नॉट द एक्सेल विथ फोर्सफुली, आपको सांस बहुत तेजी से नहीं छोड़नी है। ठीक है, दिस कैन इंक्लूड द कफ। अगर उससे कफ आ रहा है, खांसी आ रही है, तो उस टाइम उसको बोलो आप बहुत आराम से सांस ले, कि जिससे उसे खांसी ना आए। अगर खांसी आती है, तो आपने जो 15-20 मिनट जो उससे मेहनत करी है ब्रीथिंग कराने में, वो 10 से 5 मिनट की खांसी में पूरी मेहनत खराब हो जाती है। खराब इंदर पेशेंट फंस जाता है पूरी तरह खांसी आती है। तो उस चीज का ध्यान रखना है। डू नॉट परफॉर्म द एक्सरसाइज विद द मॉडरेट और सीवियर कफ। अगर उसको बहुत ज्यादा खांसी आती है, या बहुत ज्यादा ही खांसी आ रही है, तो उसको एक्सरसाइज मत करें, थोड़ी देर
उसे लिखा दीजिए, रिलैक्स करने दीजिए, उसको स्टीम वगैरह दिलाइए, है ना, नेबुलाइजर कराइए, उसके बाद उसको ब्रीथिंग एक्सरसाइज के लिए तैयार करिए। तो 1:2 रेशियो का समझ में आ गया, मतलब सांस लेते समय जितना आपने काउंट करा है, जितनी की है देर सांस खींची है, उससे दुगना टाइम सांस छोड़ने में लगाएं। सेकंड, थर्ड एक्सरसाइज आती है बॉक्स ब्रीथिंग एक्सरसाइज। दिस आर वेरी गुड एक्सरसाइज एंड वेरी इंटरेस्टिंग। इसमें आपको क्या करना है, होल्ड योर ब्रीथ। इसमें आपको पिक्चर दिख रही होगी, एरो है, सबसे ऊपर लिखा है होल्ड योर ब्रीथ 1 2 3 4 सेकंड। तो इसमें एक बॉक्स, हम एक साइकिल में चलेंगे पूरा, ठीक है, साइकिल में चलेंगे। पहला क्या है, आपको सांस लेनी है, 4 सेकंड तक खींचनी है, होल्ड करना है 4 सांस लेने के बाद, ठीक है, 1 2 3 4 5 4 तक, और ब्रीथ आउट, सेकंड तो थर्ड स्टेप है ब्रीथ आउट, और 4 सेकंड तक छोड़ना है, रुक जाना है, सांस नहीं लेना है। होल्ड योर ब्रीथ आउट मतलब सांस छोड़ने के बाद 4 सेकंड रुके, 1 2 3 4, अगेन इनहेल, होल्ड, होल्ड, रिलैक्स। तो सांस लेते हुए 4 तक की गिनती काउंट करनी है, सांस छोड़ते हुए एक मैसेज आया, ठीक, सांस लेते हुए आपको 4 सेकंड काउंट करना है, सांस छोड़ते होल्ड करके रखना है 4 सेकंड, फिर सांस छोड़ते हुए 4 सेकंड लगाने हैं, और सांस छोड़ने के बाद तक 4 सेकंड रुकना है नेक्स्ट ब्रीथ के लिए। जैसे हम उसमें बंध और कुंभक कर रहे होते हैं ना, तो उसमें हमने सांस ली, रोकी, छोड़ी, फिर रोकी, फिर नेक्स्ट सांस ली, फिर उसे होल्ड करा, फिर छोड़ा। वही सेम चीज है, बट थोड़ा सा टेक्निकल वे में हम इसको आगे एक्सप्लेन कर दिया। तो नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं, नेक्स्ट एक्सरसाइज। हाँ, थर्ड एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है हफिंग एंड कफिंग। इट्स अ वेरी इफेक्टिव टेक्निक और आपकी जो टाइटल वॉल्यूम है उसको खाली करने के लिए, मतलब जो रिजर्व वॉल्यूम हो गया आपका टाइटल, टाइटल में रिजर्व वॉल्यूम जो लंग्स है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड को अच्छे से बाहर निकालने के लिए, और जो कफ हमारे फेफड़ों में जम गया है, जिसे हम बोलते हैं बलगम जम गया, चिपक गया है, उसको बाहर निकालेंगे मीडियल से लोअर से मीडियल, मीडियल से अपर, और अपर से फिर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में लाकर उसको बाहर कैसे निकालें। तो इसको जो दूसरा नाम है इसका वो है एक्टिव, इसको हम जो दूसरा नाम से बोलते हैं ABC, मतलब एक्टिव साइकिल ब्रीथिंग टेक्निक। मोस्ट फेमस आप अगर गूगल वगैरह पे सर्च करेंगे या किसी फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाएंगे या बड़े ICU वगैरह में भी देखेंगे, नॉर्मल पेशेंट जो एडमिट होते हैं उनको हम ये कराते हैं, अगर थोड़े बहुत कॉन्शियस हैं और अच्छे से बैठ सकते हैं, थोड़ा 45 डिग्री एंगल पे हाफ सुपाइन पोजीशन में बैठ सकते हैं, उनको हम ये बहुत कराते हैं। बहुत अच्छी टेक्निक है। तो इसमें हम बेसिकली क्या करते हैं, आपको पहले नॉर्मल ब्रीथ जो हमने पल्स स्लीप ब्रीथ करी थी, 3 से 4 बार पल्स स्लीप ब्रीथ करनी है, मतलब आपको 4 से 5 बार गहरी सांस लेनी है, छोड़नी है। फिर आपको आता है ब्रीथिंग कंट्रोल। ब्रीथिंग कंट्रोल मतलब फिर से गहरी सांस लेनी है और हल्के हल्के जितना कंट्रोल करते हुए बॉक्स ब्रीथ वाली जो हमने करी थी वो करनी है दोस्ती। फिर आपको जब लास्ट में जब दोनों साइकिल रिपीट कर लेंगे, दोनों एक्सरसाइज रिपीट कर लेंगे, फर्स्ट वाली डीप ब्रीथ, पल्स डीप ब्रीथ और 1 to 2 वाली और या बॉक्स ब्रीथिंग वाली करने के बाद, पर आपको जब चौथी बार इसको दोहराएंगे तो उसमें क्या करना है, आपको हा करके, हफिंग मतलब हा करके सांस को छोड़ना है। ये भी 2 टाइप का है, एक मीडियम और दूसरा हाई इंटेंसिटी। मीडियम इंटेंसिटी का पहले हम बताते हैं, मीडियल से अपर थोरेक्स को बलगम को सांस को बाहर निकालने के यूज करते हैं। तो इसमें आपको सांस को छोड़ना है मुंह खोल के, जैसे सिंह गर्जासन आपने सुना होगा तो होता है योग में, उसमें जीभ को बाहर निकाल के करके करते हैं, सेम वही चीज है, थोड़ा सा इसमें अलग है। वो उसमें पोजीशन हमने हाथों को पैरों को फोल्ड करके करना है, बट हमने इसको मॉडिफाई करके सिटिंग चेयर में या बेड पे परफॉर्म करने के लिए बना दिया है। तो इसको कैसे करना है, आपने सांस ली, छोड़ी, फिर 3-4 बार सांस ली, ब्रीथ बॉक्स ब्रीथ कर ली, होल्ड, ठीक है। अब इसमें आपको हफ करके बोलना है। यहाँ पे हमने सिर्फ मीडियल और अपर थोरेक्स लिया, मुंह खोल के जीभ को थोड़ा सा हाथ नीचे डाउन करके हा की आवाज करके 2 से 3 बार आपको करना है। मैक्सिमम रिपीट इसके 5 है और मिनिमम 2 से 3 है। मैक्सिमम मतलब बहुत ज्यादा से ज्यादा आप 5 बार ही इसको रिपीट कर सकते हैं हा की आवाज को। इससे क्या आपका पूरा लंग्स एकदम खाली हो जाता है, अपर और लोअर जो लंग्स हैं वो भी खाली होते हैं। फिर इसके बाद आपको जब हफिंग कर लेंगे उसके बाद आपको कफिंग करना, मतलब खांसना है इस तरीके से। तो आपका जो बलगम नीचे से ऊपर आया वो
आपका बाहर निकल जाएगा। किसी पेपर, टिश्यू पेपर में, या जो स्पुटम मग होता है उसमें आपको थूक के उसको रख देना। ढक के रखना बहुत जरूरी है। अब घर पे भी अगर पूरा सारा टिश्यू पेपर में थूक किया उसे तुरंत डस्टबिन में फेंकिए, वो भी बहुत इन्फेक्टेड है, हो सकता है उसमें अभी भी कुछ वायरस अभी हो, भले कोरोना के ना हो तो और भी इन्फेक्शन हो सकते हैं। तो आपके घर वाले को किसी पैर में लग जाए, हाथ में लग जाए, वो इधर उधर स्प्रेड होगा तो बहुत पॉइजनस और वेरी इन्फेक्टेड होता है आपका कफ। तो उसको अच्छे से डिस्कार्ड कर दें, मतलब अच्छे से दबा के फेंक दें, इधर उधर वो फैले नहीं, मक्खी उसको ना बैठे। तो एक बार फिर से मैं पूरी साइकिल आपको बता देता हूँ हफिंग कफिंग की। हफिंग मतलब आपको उसमें बहुत तेज से सांस बाहर निकलना है, कफिंग मतलब खांसना है, बलगम निकलना। इसको भी, कफिंग को भी 3 से 4 बार मिनिमम और 5 बार मैक्सिमम, इससे ज्यादा आपको नहीं करना, मतलब बहुत आपको ब्रेथलेसनेस हो जाएगी, वीकनेस हो सकती है। सांस लीजिए 3 से 4 बार, अच्छे से फेफड़ों में सारी सांस भरिए। और पूरी सांस को साथ छोड़ने का इस तरीके से निकाल दीजिए। अब आपका आता है डीप और हाई इंटेंसिटी का कपिंग। इसमें बहुत ज्यादा ताकत लगती है। तो इसमें क्या, आपको जो लंग्स के सबसे लोअर पार्ट है, मतलब लोअर लो, उससे वहां से आपको बलगम को, सांस को बाहर निकालना है, फर्स्ट और सेकंड तक कंपार्टमेंट तक लाते हुए मुंह से बाहर। तो इसमें थोड़ा सा और डीप जाएंगे, आराम से चेयर से बैठिए, हल्का सा अपनी बॉडी को स्ट्रेट रखिए, हल्का सा बॉडी को फॉरवर्ड, स्ट्रेट के साथ हल्का डीप ब्रीथ कर लीजिए। डीप ब्रीथ करने का लास्ट में निकाल दिया, फिर निकाल दिया। थोड़ा सा अटपटा लगेगा आपको करते हुए, बट पेशेंट को सिखाइए, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलते हैं ऐसे हफिंग कफिंग में। तो उसको खांसने के लिए बोलिए, अगर कफ आता है तो बढ़िया, नहीं आ रहा तो कफिंग को मना कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो इसका फिर से नाम एक बार याद कर लेते हैं, ABCT। ठीक है, ABCT या ACBT बोल सकते हैं। एक्टिव ब्रीदिंग साइकिल टेक्निक भी है और एक्टिव साइकिल ब्रीदिंग टेक्निक भी बोलते हैं। दो चीज इसमें इंपॉर्टेंट थी, हफिंग एंड कफिंग। हफिंग मतलब सांस को बाहर निकालना है, ग्लूटियस को खोल के, मतलब जो पाइप है उसको अच्छे से खोल के रखना है, इस तरह। कफिंग मतलब खांसना है। आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा ना। तो उसके आप नेक्स्ट करते हैं पोजिशनिंग। पोजिशनिंग मतलब पेशेंट को किस तरीके से लेटाएं, किस तरीके से बैठाएं, किस तरीके से उसमें हम उसको बैठा उठाना है, लिटाना है, जिससे उसके लंग्स बहुत ज्यादा अच्छे से काम करें, बिना उसको अफेक्ट करने। मतलब उसको ब्रीदिंग एक्सरसाइज अगर नहीं कर मिल रही है तो पेशेंट बहुत से इतने वीक हो जाते हैं, ब्रीदिंग एक्सरसाइज ही नहीं कर पा रहे होते हैं, नॉर्मल ऑक्सीजन पे लेटे हुए सांस ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं। तो उसमें हम क्या कर सकते हैं? अब यहाँ पर आपका रोल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक्सरसाइज आपको पता है, अगर एक्सरसाइज नहीं करा सकते, उसकी सांस फूल रही है, सांस भी बहुत आ रही है, तो ऐसा हम क्या करें, उसका जो ऑक्सीजन लेवल भी बढ़े, लंग्स कैपेसिटी भी बढ़े, लंग्स की मोबिलिटी भी बढ़े, सांस अच्छे से ले भी सके, छोड़ भी सके, और वो जल्दी से रिकवर भी करे। तो यहाँ आता है रोल पोजिशनिंग का। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहली पोजिशनिंग है प्रोन पोजिशन, जो आपको बहुत ज्यादा चल रही है, बहुत इफेक्टिव है। तो उस पोजिशन में ऐसा क्या है, जो लोग आजकल डॉक्टर, फिजियोथेरेपिस्ट और भी जो आईसीयू स्टाफ है, योगा इंस्ट्रक्टर, वो सजेस्ट कर रहे हैं कि प्रोन पोजिशन में लीजिए। प्रोन पोजिशन में लेने का मतलब है उसको पेट के बल लेटाना है। इसमें क्या, पेट के बल लेटते उसके जो ग्रेविटी है वो अपने आप ही काम करती है। ग्रेविटी उसके लंग्स को फूलने में और सिकुड़ने में अच्छा सा हेल्प कर देती है। जो पीछे वाले कंपार्टमेंट के लंग्स होते हैं, लंग्स के जो पीछे लोग होते हैं, वो लेटे रहने की वजह से फूल नहीं पाते, क्योंकि ग्रेविटी से नीचे खींच देती है, हम उसे ऊपर खींच के फुलाना कोशिश कर रहे होते हैं, नहीं फूल पाते। जैसे आप उसे प्रोन पोजिशन में लेटाएंगे, उसके लंग्स अच्छे से सिकुड़ेंगे और अच्छे से पिचकेंगे। तो उससे क्या, दोनों चीजें, ऑक्सीजन लेवल भी इंप्रूव हो जाएगा। इवन हम बैंड पे, जो वेंटिलेटर पे पेशेंट होते हैं, उनको भी प्रोन पोजिशन कराते हैं। प्रोन पोजिशन कराने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है फ्लो आपके पास होने चाहिए। बहुत सारे फ्लो हैं, 4-5 फ्लो लीजिए। पहले फ्लो को उसके चेस्ट के नीचे रखिए और सॉफ्ट वाला फ्लो, दूसरा उसके एब्डोमेन के नीचे, और कुछ फ्लो उसके नीज और एंकल के नीचे। जैसे इस पोजीशन में आप 3 जगह फ्लो देखते हैं। तो उसको सीधा लेटा है, हल्के से टर्निंग कराइए, टर्निंग कराने के बाद उसको प्रोन में ले आइए, और उससे दोनों हाथों को इस तरीके से रख लीजिए। और हाथ, अगर वो पेशेंट थोड़ा सा अवेयर है तो हाथ को माथे के नीचे या चिन के नीचे रख सकता है। तो ये आगे प्रोन पोजीशन। इसमें क्या है, इंप्रूव लंग फंक्शन होते हैं, परफ्यूजन मतलब ऑक्सीजन का आदान प्रदान अच्छा हो जाता है, गैसों का ऑक्सीजन लेवल बढ़ता है, और मॉडरेट और सीवियर पेशेंट में बहुत अच्छे रिजल्ट देता है। मतलब जो मॉडरेट कंडीशन में और सीवियर कंडीशन में उन पे अच्छा रिजल्ट देता है। सेकंड और पोजीशन आगे सुपाइन, मतलब सीधे लेटा सकते हैं। प्रोन पोजीशन जैसे इसमें दे रखा था, आपको उल्टा लेटाना है, ये भी है। अगर माइल्ड पोजीशन है, सिंपली उसको हेड लगा, पिलो लगा के देखने को बोल सकते हैं। साइड लाइन लेटरल पोजीशन, साइड लाइन पोजीशन भी बोलते हैं, लेफ्ट पोजीशन, लेफ्ट टू लेफ्ट भी बोलते हैं।
लेफ्ट साइड में करपट लेके लेटना है पेशेंट को, ठीक है। पिलो गर्दन के नीचे जरूर पिलो दें, उसके हाथ को पिलो के ऊपर रखना है, जो टर्निंग लेफ्ट राइट दोनों पिलो। इसमें भी आपके लंग्स के अलग अलग लोब्स वर्क करते हैं। पेशेंट को सीधे नहीं लेटने देना है ज्यादा देर। 1 घंटे की साइकिल रखिए, पूरे 1 से 2 घंटे की। 15 मिनट आपने उसको स्पाइन में लेटाया, 15 मिनट आपने उसे प्रोन में लेटाया, फिर 15 मिनट लेफ्ट या राइट करवट से लेटाया, फिर लेफ्ट करवट से लेटाया, फिर सीधा लेटा दिया। इस तरीके से पूरी साइकिल बना। तो प्रोन पोजीशन के भी 2-3 स्टेप हैं, एक है एब्डोमिनल फ्री और एक होता है एब्डोमिन बेस पे। मतलब जैसे फर्स्ट पोजीशन जो आपको दिख रहा है, पिलो लगा के पेशेंट सिंपली लेटा है, उसका हेड थोड़ा ऊपर है, तो ये एब्डोमिनल फ्री एक्सरसाइज हो गया। दूसरी आपको दिख रहा है, एक पेशेंट पलंग पे लेटा है, उसके कमर के पैल्विक रीजन के नीचे और चेस्ट के नीचे और हेड के नीचे पिलो रखा है, और उसका पेट फ्री है। हमने उसके पेट को फ्री रखा है इसलिए जिससे वो ऑक्सीजन जब सांस ले या छोड़े तो उसके एब्डोमिनल मसल्स ज्यादा से ज्यादा वर्क करें, जिससे उसका डायफ्राम नीचे आएगा। जब एब्डोमिनल मसल वर्क करती है, मतलब पेट फूलता है, तो डायफ्राम नीचे आता है, और जब पेट पिचकता है तो डायफ्राम ऊपर जाता है। तो डायफ्राम बहुत इंपॉर्टेंट होता है जब सांस लेने छोड़ने में। सेकेंडरी एक्सेसरी मसल्स होती है, तो जितना डायफ्राम अच्छे से नीचे आएगा उतने ही लंग्स उसके फैलेंगे। तो इसलिए हमने एब्डोमिनल फ्री पोजीशन में रखा है। इसमें थोड़े से ऊंचे फ्लो, थोड़े से हार्ड फ्लो का यूज करते हैं। और दूसरा आपकी थर्ड पोजीशन है हाफ सुपाइन पोजीशन, जैसा हमने बात करा था नीले रंग की ड्रेस में जो पेशेंट लेते हैं। तो हमने 45 डिग्री के अराउंड उसके बेड को मोड़ दिया है। अगर आपको बेड उठ नहीं सकता तो आप बहुत सारे पिलो लगा के पेशेंट को इस तरीके से लेटा सकते हैं। पिलो नहीं है तो आपके पास गद्दा है, रजाई है, उसको फोल्ड करिए, उस पर पेशेंट को टिका के बैठा दीजिए, ठीक है। वैसे ही आपको साइड लाइन पोजीशन, साइड लाइन में फ्लो का अरेंजमेंट कैसे रहेगा, पिलो का अरेंजमेंट। देखिए, एक उसके हमने कमर के पीछे पिलो लगाया है, एक उसके घुटने के नीचे रखा हुआ है, और एक हाथ के नीचे भी हम रख सकते हैं। इससे उसका जो इस तरीके से करपट से लिखते तो ये हाथ हवा में रहे ना रहे और ज्यादा लोड ना बढ़े। एक पिलो यहाँ लगा दी, इस तरीके से साइड लाइन में लेट सकता है। ये सारी पोजिशन बहुत इफेक्टिव है और सारी आप कर सकते हैं, बट पेशेंट पे थोड़ा डिपेंड करता है, पेशेंट कितना अवेयर है, किस तरीके से वो रिएक्ट कर रहा है। थोड़ी देर के लिए अगर आप प्रोन में लेंगे तो ऑक्सीजन लेवल थोड़ा गिरेगा, कुछ सेकंड कुछ मिनट गिरता है, बट घबराइए मत। तो तुरंत ही फिर 1 मिनट बाद वो रिकवर करने लगे और ऑक्सीजन लेवल उसका बढ़ने लगे। इस चीज से बिल्कुल मत घबराइएगा, आपने प्रोन में लेटाया और ऑक्सीजन लेवल गिरने लगा तो आप उस तुरंत उसे सीधा 2 मिनट उससे बोले काम डाउन हो जाए, थोड़ा रिलैक्स हो जाए। थोड़ा पेशेंट घबराएगा, बट उसको थोड़ा सा पीठ पे हल्का हल्के हाथ से रफ करते रहें, चलाते रहें, उससे बात करते रहें, तो वो हल्का काउंट डाउन होगा, ऑक्सीजन लेवल खुद ब खुद बढ़ जाएगा। नेक्स्ट आता है, जिसमें आपको हमने प्रोन पोजीशन और उसके बारे में पोजीशन के बारे में बात कर ली। अब आता है लंग्स में ऐसी क्या प्रॉब्लम होती है जिसकी वजह से हमें इतनी सारी प्रॉब्लम होने लगती है, उसके लंग्स सांस नहीं ले पा रहे होते हैं, क्या प्रॉब्लम होती है। तो इसमें सबसे बड़ा साइड इफेक्ट मिलता है पल्मोनरी फाइब्रोसिस। पल्मोनरी फाइब्रोसिस जस्ट लाइक आपके लंग्स परमानेंटली सिकुड़ जाते हैं। मतलब जैसे फाइब्रोसिस आपने देखो चोट लगती है, तो एक चोट जैसे गहरा जख्म वगैरह हो जाता है, उसमें क्या होता है ऊपर खाल इकट्ठी हो जाती है, मोटी सी खाल, वो खिंचती नहीं है, अजीब सा एक निशान पड़ जाता है। वैसी फाइब्रोसिस होती है लंग्स में भी, मतलब लंग्स सिकुड़ जाते हैं और वो परमानेंटली सिकुड़ जाते हैं, तो वो खींचते नहीं, उनकी इलास्टिसिटी कम हो जाती है। लंग्स के गुण है वो खींचने का है, फैलना सिकुड़ना, जस्ट लाइक गुब्बारा। तो आपने एक गुब्बारे को कस के खींच दिया, वो लूज पड़ गया तो वो हो जाएगा, वरना क्यों गुब्बारा जैसा कहीं आपने प्लास्टिक व्लास्टिक को कहीं गैस वैस पे दिखाया, वो सिकुड़ जाती है, बॉटल सिकुड़ जाती है ना, जस्ट लाइक वैसे आपके लंग्स सिकुड़ जाते हैं। तो इसको ठीक करने के लिए आपकी ब्रीदिंग एक्सरसाइज है। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज आती है इंटेंसिव रेस्पिरोमीटर। सभी लोगों ने देखा होगा, सुना होगा कि इसमें आपको एक इंस्ट्रूमेंट हम यूज करते हैं जिसमें 3 अलग अलग रंग की वॉल्स होती हैं, नीली, हरी, पीली या लाल, पीली, इस तरीके की भी होती हैं। एक मिनट, सॉरी। तो इसमें फर्स्ट होता है रेस्पिरोमेट्री। इसको हम जो प्रोसेस होता है रेस्पिरोमेट्री होता है, और जो इंस्ट्रूमेंट यूज होता है रेस्पिरोमीटर बोलते हैं। तो इंटेंसिव रेस्पिरोमीटर, इसमें 4 स्टेप में इसको एक्सरसाइज को हम करते हैं। बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। जो पेशेंट ब्रीदिंग एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे हैं उनको दिन भर में 5, 6, 7, 8, 10 बार भी करा सकते हैं। एक बार में मैक्सिमम 5 बार कराइए, ठीक है। 5 बार सांस लीजिए, छुड़वाइए। उसमें कैसे करना है, इसमें फर्स्ट स्टेप आता है प्लेस द माउथ पीस। इसमें 3 पॉइंट है, एक डब्बा है, इसमें 3 बॉले हैं, दूसरा एक पाइप होता है और एक पाइप पे माउथ पीस लगा होता है। उस माउथ पीस को आपको पेशेंट के मुंह पे लगाना है, और जो इंस्ट्रूमेंट है बॉल वाला उसको उसके लेवल पे रखना है, माउथ के लेवल पे। ये नहीं बहुत ऊपर रख दिया, बहुत नीचे, माउथ के लेवल पे रखिए, ठीक है। पेशेंट लेटा है तो थोड़ा साइड पे रख लीजिए, ठीक है, ठीक है। और माउथ पीस को अच्छे से वो दबा ले, हवा साइड से लीक ना करे। तो उसको क्या करना है, पहले अगर उस जो इंस्ट्रूमेंट है उसको सीधा रखेंगे, ठीक है, बॉलें नीचे को रहेंगे, उसको
उसको बोलना है सांस खींचनी है, मुंह से खींचनी है, इसमें पाइप के थ्रू आपको सांस खींचनी है। तो सांस खींचेगा तो बॉल उठेगी, 1 2 3, हो सकता है तीनों बॉल उठे, हो सकता है 2 बॉल उठे। और बेसिकली कोविड पेशेंट में या जिनको अस्थमा है या पल्मोनरी डिसीज, वो एक ही बॉल उठा पाते हैं, पहली बॉल 600 ml की जो होती है, उसमें 600 ml मतलब कैपेसिटी लिखी होती है 600 और 900 फिर 1200, तो पहली बॉल उठा पाते हैं। तो उसको बोलना है कि ज्यादा से ज्यादा बॉल उठाए, उठा के रोके, खींचा, और जितनी सेकंड वो रोक सकता है रोके, बॉल को ऊपर हवा में चिपका के रखे, फिर नाक से छोड़ दे, माउथपीस हटा लिया और सांस को मुंह से या नाक से छोड़ दे। तो ये फर्स्ट साइकिल हो गई, सांस ली, खींची, रोकी, बॉल को रोक के रखा और माउथपीस हटाया, ये हो गया फर्स्ट स्टेप इसका, सांस इनहेल करने का। सेकंड इसमें आता है एक्सेल, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसका है एक्सेल पीरियड। तो एक्सेल मतलब सांस को बाहर निकालना, जितना ज्यादा हो सके उसको आप एक्सेल वाला पीरियड कर रहे हैं। कैसे कराना है, इस इंस्ट्रूमेंट को आपको उल्टा कर देना, जैसे आपने सीधा रखा था उसको उल्टा कर देना। अब इसको बोलना पाइप में फूंक मारे, जितनी जोर से फूंक मार सकता है, फूंक मारेगा 2 या 3, एक बॉल या 2 बॉल, उस बॉल को मेंटेन रखे, उठा के रखे, रुकी रहेंगी बॉलें, तो छोड़ दें। तो इस तरीके से उसको 5 बार करना बहुत इफेक्टिव है। आप कोई एक्सरसाइज नहीं करा सकते तो उसको ये कराइए, पेशेंट को आप 3 से 4 घंटे में ही अच्छे रिजल्ट मिल जाएंगे 3 से 4 बार कराने। फिर आता है आपको ब्रीथिंग एक्सरसाइज, हमारी कंप्लीट हो गई। इसमें और भी ब्रीथिंग एक्सरसाइज है, बट ये इतनी सफिशिएंट है एक पेशेंट के लिए। आप अगर वो डेली ये भी करा देते हैं, बहुत सी आते हैं, आज यूट्यूब पे देख पाऊंगा इस तरीके को, लंग्स को दबाए, सांस लेते हुए लंग्स को दबाना है, फिर ये लोब दबाना है, फिर अपर लोब दबाना है, टॉवल का यूज करके, फिर टॉवल लिया, लपेट लिया और उसको रिस्ट्रिक्ट करके सांस लिया। वो रिस्ट्रिक्शन है, बट वो कोविड पेशेंट हम नहीं करा पाते हैं, जो अभी सडन ठीक हो गए हैं, वो सेकंड वीक के लिए आती है एक्सरसाइज, उनके लिए हम रखते हैं, तो उससे अपने इसलिए इन्वॉल्व नहीं करा। तो आता है एक्सरसाइज और प्रोग्रेशन, कैसे कैसे एक्सरसाइज को बढ़ाना है। अच्छा, एक्सरसाइज की हमें यहाँ क्या जरूरत पड़ी, लोअर लिम्ब की, अपर लिम्ब की, हाथ पैर एक्सरसाइज की जरूरत है, पेशेंट तो ब्रीदिंग प्रॉब्लम है ना उससे, तो हम एक्सरसाइज क्या करना, पैरों हाथों की एक्सरसाइज करा के क्या फायदा, क्यों फायदा है, क्यों करानी चाहिए, तो उस पर आते हैं। पेशेंट बहुत दिन से क्या है, बेड रिटर्न है, उसकी मसल्स वीक हो गई हैं, कंडीशनिंग मतलब मसल्स फ्लैसिड होती जा रही है, लूज होती जा रही है मसले, तो क्यों है, प्रोलॉन्ग बेड है, फीवर की वजह से उसे कमजोरी आ गई, ड्यूरिंग मे बी ब्रेथनेस, बहुत ज्यादा सांस नहीं ले रहा है तो ऑक्सीजन की कमी की वजह से हो गई, ठीक है, बहुत ज्यादा उसको ब्रीथिंग में कंट्रोल भी नहीं है तो भी थक जाएगा। तो उसमें हम कौन कौन से एक्सरसाइज कराते हैं, फुल रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज और आफ्टर 1 वीक ऑफ स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज। जब वो पेशेंट बेड रिटर्न हो जाता है तो मसल ढीली पड़ जाती है, उसके हाथ पैर बिल्कुल सुन्न से होते हैं, जान नहीं आती है, वो कमजोर और ज्यादा कमजोर हो जाता है। तो हमें वहाँ पर लोअर लिम्ब एक्सरसाइज, अपर लिम्ब की एक्सरसाइज की जरूरत पड़ती है। तो सबसे पहले हम उसे कराएंगे फुल रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज, ऑल जॉइंट, मतलब नॉर्मल जो हम सूक्ष्म व्यायाम योगा में करते हैं वही एक्सरसाइज आपको करानी है, बट उसके रिपीटेशन बहुत कम रखने हैं, बहुत ज्यादा रिपीटेशन नहीं रखने हैं। आप सबको मेरी आवाज आ रही है, यानी बड़ी कोई कुछ बता सकता है, कोई दिक्कत लगे तो प्लीज इन्फॉर्म कर दें। तो आता है रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज, जैसे आप देख रहे हैं पेशेंट बैठ तो पाएगा नहीं, आप अभी जैसे कोविड पेशेंट को डील करेंगे जो ठीक होगी घर पे, उन्हें जैसे आप बैठाएंगे उनका ऑक्सीजन लेवल गिर जाता है, तो एकदम हाइपोक्सिट हो जाते हैं, बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। तो आपको बैठ के लेटे लेटे उनको कौन कौन सी एक्सरसाइज करानी है उस पर हम बात कर रहे हैं। पहला है हाथों को फैलाने वाली, जैसे कलर इमेज में देख रहे हैं ना, हाथों को चलाने वाली, अप एंड डाउन रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज कराइए, हाथों को फिर फैलाइए, जोड़िए, फिर चलाइए, चाहिए ऐसे लेटे नी टू चेस्ट जिसे हम बोलते हैं। ओके, थैंक यू। थैंक यू प्रदीप सर, आपने मुझे बता दिया, ठीक है। तो थर्ड एक्सरसाइज में जैसे उसको नी टू चेस्ट बोलते हैं हम, जैसे योग में उसे पवन मुक्तासन सीरीज में 1 में हम यूज करते हैं, पवन मुक्तासन में, है ना। और दूसरा फिर हाथों, दोनों हाथों को जोड़िए 1 टू लेफ्ट साइड, सांस लेते हुए, और सारी एक्सरसाइज बहुत आराम से करानी है, बिल्कुल भी उसकी सांस ना फूले। दोनों हाथों आप लेते हैं, एक तरफ से सांस भरते जाइए, मुंह से छोड़ते हुए सांस को दूसरी तरफ हाथ को ले जाइए। सेकंड, थोड़ा सा उसको अपलाइट में ले आइए, सेमी हाफ पोजीशन, सुपाइन पोजीशन में ले आइए, मतलब हाफ सुपाइन, उसको लेग को पकड़ के बोलिए कि एक लेग को सीधा उठाए और सीधा नीचे ले जाए विद सपोर्ट। ऐसे फिर आगे आ जाते हैं, नीचे जो एक्सरसाइज है एल्बो के मूवमेंट है, अगर वो बैठ सकता है तो बैठ कौन कौन सी कर सकता है, उसमें सिटिंग आसन की भी बता रहे हैं। उससे पहले एक एक्सरसाइज और है जो ब्लैक एंड व्हाइट में है, रेंज ऑफ मोशन, ये भी सब उसको लेट की करा सकते हैं। बैठ के करा सकते हैं, हाथ को लेफ्ट राइट घुमाना है, सर्किल में घुमाइए, लेटे लेटे जितना हो सके वो घुमाए, ठीक है, सर्किल बनाए लेटे लेटे, बैठ के नहीं कर पा रहा है, अगर बैठ सकता है पेशेंट तो बहुत बढ़िया।
तो बैठे बैठे उससे एल्बो शोल्डर मूवमेंट हो गया, एल्बो मूवमेंट हो गया, ठीक है, रोटेशन हो गया, लेफ्ट टू राइट अपने चेयर को पकड़ के बहुत आराम ट्विस्ट करे, उससे कमर की मोबिलिटी बढ़ेगी और चेस्ट की मोबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। जैसे वो ट्विस्ट करेगा उसके लंग्स एक तरफ से पिचकेंगे, दूसरी तरफ से फैलेंगे, तो उसकी लंग्स कैपेसिटी बढ़ेगी, फाइब्रोसिस जो हो गई है वो ठीक होने के आगे बढ़ेगी, और जिन हिस्सों में नहीं हुए हैं उनकी कैपेसिटी बढ़ाएगा ट्विस्टिंग। ऐसे ही फॉरवर्ड, जैसे आपने इस बेस में देखे होंगे जो ओल्ड एज के पर्सन दिखा रहे होते हैं, तो पैरों को छूना है आपको, बैठे बैठे अपनी चेयर पे अपने पैर के अंगूठे को, या अंगूठे नहीं छू पा रहे तो हल्के से साइड करते नीचे जाइए फिर ऊपर आ जाइए। वैसे चेयर पे बैठे बैठे पैर को ऊपर नीचे चलाइए, मतलब अपने घुटने को ऊपर नीचे एक करके 1 2 3 मार्चिंग, जिससे हम बोलते हैं सिटिंग मार्चिंग, वो कर सकते हैं। और दूसरी क्या है, अगर लेटे हुए हैं बैठे हुए तो अपने एंकल को मूवमेंट कराइए, एंकल टू मूवमेंट, पंजों को लेटे लेटे चलाइए, पैर के हाथों को, ठीक है, घुटनों को मोड़िए, सीधा करिए लेटे लेटे, है ना, पैर को लेफ्ट एंड राइट बाहर ले जाइए, पलंग से बाहर को लेके जाइए, फिर अंदर को लाइए, फिर बाहर लेके जाइए, अंदर को, इस तरीके से पैर के एक्सरसाइज कर सकते हैं, जैसे इमेज में आपको दिखाई दे रही है। जैसे एग वाली इमेज में है, ये पैरों को सर्कमडेक्शन में पैरों से गोला बनाना है, घुटना मोड़ना है, सीधा करना है, पंजों को अंदर चलाना है। कुछ और बेसिक एक्सरसाइज और अच्छी है जो मोबिलिटी को बढ़ाती हैं। सॉरी, हाँ, ब्रिजिंग पोज, ब्रिज पोज या हम सेतु बंद आसन बोलते हैं, ये आपको पेशेंट को कराना ही कराना है, क्योंकि उसकी कोर मसल्स लेटे रहने की वजह से वीक हो जाती है, तो उसको बैठने में और खड़े होने में सबसे ज्यादा हेल्प करती है आपकी कोर मसल्स, और ब्रिज पोज या सेतु बंद आसन, कंदरा आसन भी हम बोलते हैं। तो जितना इसे मॉडिफाई कर दीजिए, पैरों को थोड़ा सा फोल्ड कराइए, कमर हाथों को सपोर्ट देकर कमर को ऊपर उठाने के लिए पहला पोज जो है। दूसरा है सिटिंग में, ये जैसे लेट के भी कर सकते हैं, बैठ के भी कर सकते हैं, इन्होंने वज्रासन में कराया, घूमने नहीं करना है, चेयर पोज करना है। सांस लेते हुए हाथों को, नाक से सांस लेते हुए जितना हो सके हाथों को पीछे लेके जाइए, आपके चेस्ट अच्छे से फूलने चाहिए, और सांस छोड़ते हुए मुंह से बहुत स्लोली, इसमें भी ब्रीथिंग एक्सरसाइज आ जाएगी, कंट्रोल ब्रीथ जो हमने बताई थी, छोड़ते हुए समय टाइम ज्यादा, थोड़ी सांस लेते हुए ये, और ऐसे इसमें सामने भी जब हाथों का मूवमेंट करते हैं, आप सांस को कनेक्ट करके हाथों का मूवमेंट करते हैं, तो आपके चेस्ट, जैसे हाथों का मूवमेंट है आपके चेस्ट फैलते हैं, सुकड़ते हैं अच्छे से। इसमें एक्स्ट्रा फैट बढ़ जाता है आपको फेफड़ों को फैलने के लिए। जैसे आपने हाथ उठाया तो सारी मसल्स एक बार ऊपर खींचती है, तो आपके लंग्स को ऊपर खींचती हैं, नीचे जाते हैं तो सिकुड़ने में हेल्प करते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कराइए पेशेंट। अब आता है आपका सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, एम्बुलेशन। मगर इससे पहले हम एक और चीज डिस्कस कर दें, हमने ये फर्स्ट वीक की एक्सरसाइज है, मतलब फर्स्ट वीक में आपको उसको ये कराना है, मतलब रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज। सेकंड वीक में स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज आती है, स्ट्रेंथनिंग मतलब उसकी ताकत बढ़ानी, वो इजीली बैठ जा रहा है, खड़ा हो जा रहा है, सिट टू स्टैंड भी करा सकते हैं, अगर पेशेंट आपका ठीक हो गया 1 वीक में, उससे स्ट्रेंथ, सांस लेते हुए उससे बोले खड़े हो और सांस लेते हुए बैठ जाए, फिर सांस लेते हुए टेबल सामने रखिए जिससे वो गिरे ना, ऐसे उससे चक्कर आए कुछ है, टेबल खोल दीजिए, टेबल पे हाथ रखिएगा, टेबल का सपोर्ट लेते हुए सांस लेते हुए ऊपर उठे और सांस लेते हुए नीचे बैठ, सांस छोड़ते हुए नीचे बैठ जाए। ये सेकंड वीक में स्टार्ट कराइए उसे। थेरा बैंड जो आपने देखा होगा यूज करते हैं हम, इलास्टिसिटी वाला होता है खींचना, तो उसके थ्रू आप एक्सरसाइज सारी रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज उसके बैंड के थ्रू करा सकते हैं। थेरा बैंड पकड़ा दिया, उसको बोलो खींचे, इस तरीके से इसको छोड़े, फिर एक हाथ जगह पे बांध दिया, दूसरे हाथ खींचे छोड़े, इस तरीके से करा दिए, सारी आपकी उस पे आ जाएगा। सेकंड वीक की स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज में हो सकता है किसी पेशेंट को 2 वीक लग जाए रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज करते करते, तब वो एक्सरसाइज में पेशेंट के अकॉर्डिंग चलिएगा, और फास्ट मूवमेंट नहीं है, फास्ट रूल नहीं है, जैसे जैसे पेशेंट रिकवर करता जाए, जैसे जैसे उसकी कंडीशन ठीक होती जाए, वैसे वैसे एक्सरसाइज को बढ़ाते जाइए, ऐड करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आता है एम्बुलेशन और स्टेयर क्लाइंबिंग। कोई भी सीढ़ी चढ़ने से बच नहीं सकता, और चलना सबसे ज्यादा जरूरी है। सबसे मेन एम हमारा यही है कि वो लैट्रिन बाथरूम अपनी डेली एक्टिविटी खुद कर सके, उसे व्हील चेयर की या ऑक्सीजन की या किसी और की सपोर्ट ना पड़े, इंडिपेंडेंट हो सके, वहां पर हमारा इंपॉर्टेंट रोल आता है। ये सेशन का लास्ट पार्ट है, वो इंपॉर्टेंट पार्ट। तो इसमें आपको जब आपने फर्स्ट वीक और सेकंड वीक में उसको स्ट्रेंथनिंग करा दी, थोड़ा सा मजबूत हो गया, पेशेंट खड़ा होने लगा, खड़े होकर बैठने लगा अपने आप, तो उसको चलने के लिए बोलना है। चलने के लिए बोलने के लिए आप सबसे इंपॉर्टेंट रखना है उसका ऑक्सीजन का सिलेंडर जो मूवेबल हो पास में रखें, या उतनी दूरी पे ही फैलाएं जहां से उसको जरूरत पड़े ऑक्सीजन की, तो तुरंत ऑक्सीजन लग सके। ऑक्सीमीटर को हमेशा अपने साथ रखें, और पलंग से पेशेंट उठ जाए, थोड़ा सेटिव हो जाए, उसका पल्स ऑक्सीमीटर से ऑक्सीजन लेवल चेक करिए, हार्ट रेट चेक करिए, रेस्पिरेटरी रेट चेक करिए, 2 मिनट बैठा के रखिए, सब कुछ नॉर्मल हो तब उसको चलाइए। बट चलाने के समय उसको क्या रखना है, आप उसको बोलना है चलना इतने आराम से है 10 काउंट तक, मतलब
चलते समय वो 10 तक की गिनती गाए, एक बार में सांस भरे और 5 या 6 कदम चले या 5 काउंट करे चलते समय। 1, जैसे अब उसने सांस भरी, 1 2 3 4 5, रुक जाए, थोड़ा सा रुके, पॉज ले, सांस ले प्रॉपर तरीके से और छोड़े, फिर वो नेक्स्ट स्टेप ले, फिर से बढ़े। चेयर को साथ में रखिए कोई ना कोई, जिससे वो जरूरत पड़े तो तुरंत उसका बैठा सके। ठीक है, इसमें मैंने कुछ पॉइंट और बताया। ब्रीथिंग पंचिंग इन द बोथ एक्सरसाइज इन रिकमेंडेड। मतलब ब्रीथिंग पंचिंग मतलब क्या है, सांस ली मैंने, बहुत हल्के हल्के छोड़ी, बहुत जल्दी फास्ट मूवमेंट में नहीं। चलते समय भी उसको ये बोलना है, आपको गहरी सांस लेना है और एक सांस में जितने कदम चल सकते हैं अच्छे से उतने कदम चलिए, रोकिए और सांस को छोड़िए पूरे तरीके से लंग्स को खाली करिए। उसको चलते समय आप उसको 1:2 ब्रीथिंग भी करा सकते हैं। स्टेयर क्लाइंबिंग के समय आपको क्या रखना है, ये तो हमारा चलते समय। स्टेयर क्लाइंबिंग में से बोलना है, एक गहरी सांस भरिए, एक गहरी सांस भरने में जितने स्टेप चढ़ सकते हैं 1 2 3 4 5, जितने चढ़ सकते हैं उतने चढ़िएगा, बहुत ज्यादा नहीं, एक्सेसिव नहीं। एक सांस भर के जितने स्टेप चढ़ सकते हैं चढ़ाइए, हाँ रुके, पूरी सांस खाली करें। खाली करने में उसे ज्यादा टाइम दीजिए। बोलिए सांस चलते समय सांस को छोड़ना सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर वो सारी कोई भी एक्सरसाइज नहीं कर पा रहा है, ब्रीदिंग नहीं कर पा रहा है, चलते समय काउंट नहीं कर पा रहा है, तो उसको बोलिए फूंक मारते हुए चले, चलता रहे और फूंक मारता रहे, जिससे उसका जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो इकट्ठी ना हो आपके फेफड़ों में, ज्यादा ज्यादा छूटते रहे। तो जितना ज्यादा फूंक मारेगा उतनी ज्यादा ही वो ऑक्सीजन खुद ब खुद इनहेल करेगा। तो ये है आपका चलने का प्रोसेस है। चलने से उसको क्या क्या फायदा होगा, आपको एक्सरसाइज कम करना पड़ेगी उसे, चलने में ही सारी एक्सरसाइज होते हैं। कार्डियो पर्मोनरी सिस्टम पूरा ऐड हो जाता है। कार्डियो मतलब आपका लंग्स भी इन्वॉल्व हो जाता है, पर्मोनरी मतलब आपके फेफड़े भी इन्वॉल्व हो जाते हैं, स्केलेटल मसल सिस्टम मतलब आपकी लंग्स मतलब मसल्स जितनी भी हैं, पैर हाथ सब इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो खुद ब खुद उसका जो एंडोरेंस है, स्ट्रेंथ है, बढ़ जाती है और ज्यादा बढ़ जाती है। तो चलने में जितना ताकत लगाएगा उतनी एक्सरसाइज में नहीं लगा पाता। चलने में उसका खुद ब खुद मसल्स वगैरह सब मरेंगे। तो हमारी मेन कोशिश रहेगी पेशेंट जल्द से जल्द चल सके, जितनी जल्दी चल सकेगा उतनी जल्दी वो रिकवर करेगा, बहुत अच्छे से रिकवर करेगा। तो चलते समय 2 चीजें ध्यान रखनी है, एक तो सांस गहरी ले, एक सांस लेके जितने कदम चल सकता है उतना चले, और जितनी ज्यादा सांस छोड़ सकता है उतना छोड़े। बेसिकली उससे सांस छोड़ने में फोकस करिएगा। और ये नहीं कि हम एक बार में 2 कदम 25 कदम चला दिया, नहीं। पेशेंट को 5 से 10 कदम ही चलाइए फर्स्ट टाइम में, सेकंड टाइम में और बढ़ाइए। दिन में 5 बार चलाइए बट कम कम चलाइए। ठीक है, जितना हो सके कम कम चलाइए बट ज्यादा चलाइए, कई बार चलाइए, उसको जैसे बोलते हैं, सॉरी, कम चलाइए बट ज्यादा ज्यादा कई बार चलाइए। वो इम्पोर्टेंट थोड़ी है। पल्स ऑक्सीमीटर रखिए, ऑक्सीजन लेवल को हर एक्सरसाइज कराने का उसको थोड़ा सा रिलैक्स जरूर दीजिए। पल्स ऑक्सीमीटर चेक करिए, हार्ट रेट चेक करिए, ये सारी चीजें हैं। इस तरीके से हमारा टॉपिक खत्म होता है आज वाला। जिसपे क्वेश्चन आंसर है वो हो जाएंगे लास्ट टाइम, इसको फिर समराइज कर देंगे। समराइज में क्या क्या करना है, 2 पार्ट्स हमने पार्ट लिया था। पहला हमारा ब्रीदिंग क्या क्या था इसमें, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट क्या है, इन्फेक्शन कैसा होता है, वायरल इन्फेक्शन होता है और लंग्स में और रेस्पिरेटरी ट्रैक में होता है, फैलता कैसे है, जुकाम खांसी के ड्रॉपलेट से फैलता है। तो उसके कंटामिनेंट उसके सलाइवा से फैलेगा। मान लीजिए आपने उसमें कोई बर्तन में पानी पिया, उसी बर्तन से आपने पी लिया तो उसके थ्रू भी हो सकता है। ठीक है, दूसरा इसमें था हमने सीवीटी, सिटी स्कैन की स्कोरिंग। सिटी स्कैन की स्कोरिंग हम टोटल 25 होती है, 5 लोग होते हैं, 5 वाइट डिवाइड होते हैं। तो माइल्ड टू मॉडरेट और सीवियर पे हम लोग गए थे। फिर हमने ऑक्सीजन लेवल पे से माइल्ड टू मॉडरेट रखा था। अगर 94 से 100 के बीच में है तो माइल्ड है, उस टाइम में उसको ब्रेथलेसनेस होगी। और 94 से 90 और 94 के बीच में रह रहा है तो माइल्ड, और 90 से नीचे जा रहा है तो सीवियर में आ जाता है। तो उसके बाद हम आगे बढ़ गए थे। एक्सरसाइज क्या एक्सरसाइज रखनी है, ब्रीदिंग एक्सरसाइज में पहला था पल्स स्लीप ब्रीदिंग, डीप ब्रीदिंग और बॉक्स ब्रीदिंग और 1:2 रेशो की ब्रीदिंग। मतलब एक सांस लीजिए, जितना टाइम सांस लेने में लगाएंगे उससे दुगना सांस छोड़ने में लगाएंगे, वो ब्रीदिंग। फिर हमारा आगे थी पोजिशनिंग, मतलब ज्यादा से ज्यादा कोशिश करें पेशेंट को प्रोन पोजीशन में ले। प्रोन के बाद साइड लाइन में लें, साइड से सुपाइन में लें, सेमी सुपाइन में लें, मतलब हाथ से 45 डिग्री पे उठा के रखे पेशेंट को। अगर वो सुपाइन प्रोन भी नहीं कर पा रहा तो 45 उठा के रखिए, उसमें ग्रेविटी बहुत अच्छा काम करती है। जितना भी सिचुएशन होगा सेटल डाउन नीचे हो जाएगा, उसको बाद में हम निकाल सकते हैं अच्छे से, क्योंकि अपर ऑफ थोरैक्स में नहीं भरा रहेगा तो ज्यादा अच्छा, क्योंकि उसके लंग्स फ्री रहेंगे। ठीक है, दूसरा फिर हमने पोजिशनिंग होगी। पोजिशन के बाद हमने एक्सरसाइज कौन सी, फर्स्ट वीक में रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज रखनी है, हाथ पैरों को चलाना है जिससे उसका
ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छे से इंप्रूव हो जाए। जितना अच्छा ब्लड सर्कुलेशन होगा उसकी बॉडी अच्छे से काम करेगी, सारे ऑर्गन को अच्छा ब्लड मिलेगा, मसल्स अच्छी हो जाएंगी, ताकतवर हो जाएंगे। और फिर हमारे उसके बाद स्ट्रेंथनिंग मतलब ताकत बढ़ाने वाली थेरापैंट से, बॉटल की पानी की बॉटल से। उसके बाद लास्ट में हमने था एम्बुलेशन, जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट था, चलना और सीढ़ियाँ चढ़ना और नॉर्मल चलना, उस पर हमें कैसे पेशेंट को लाना है। तो ये सारी चीजें हैं। अगर कुछ छूट गया हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, कुछ रिवाइज करना हो, कुछ टॉपिक में कुछ क्वेश्चन तो पूछ सकते हैं। थैंक यू मैम, माय सेशन इज ओवर। मैम मैम आवाज आ रही है? पोस्ट ओके ओके, जस्ट वेट। पोस्ट बनाना भैया अपना चंदन भैया, आप मुझे अपना नाम बता देंगे, किस पोस्ट बनाना है मैसेज में? ओके ठीक। डॉक्टर ललित जी को पोस्ट कौन बन गया है? हेलो, नमस्ते सर। नमस्ते सर। सर आवाज आ रही है? जी नमस्ते सर। नमस्ते सर। नमस्ते सर। जी एक प्रश्न था सर। सर एक सेकंड रुकिएगा, मैं आपका प्रश्न अभी सुनता हूँ। जरा एक होस्ट बना दूं भैया को, मैं पूछना चाहूंगा जी जी किसको बनाना है। जी। हाँ मैं हूँ। भैया मुझे आप मैसेज कर दीजिए जिनको होस्ट बनाना था, मुझे उनका नाम नहीं मिल रहा एक्चुअली इधर। मैम आपको आवाज आ रही है मेरी? मैम आवाज आ रही है? अरे शिट, मैंने पोस्ट कर दी। ललित जी आपको, डॉक्टर ललित जी आपको मेरी आवाज आ रही है? जी सर। सर मैंने आपको होस्ट बना दिया बाय डिफॉल्ट, तो आप जरा होस्ट मुझे फिर से बना देंगे क्या? जी जी। हाँ मुझे होस्ट बना दीजिए जरा फिर से, मुझे भैया को ऐड करना था जरा इसमें। आप पार्टिसिपेट में जाइएगा, वहाँ पर मेरे नाम पे आगे ना क्लिक करेंगे, वहाँ पर जब कंपेयर करेंगे वहाँ पर मेक होस्ट करके नीचे लिख के आएगा 2-3 लाइन में, वहाँ तक मुझे होस्ट बना दीजिए। ललित जी आपको आवाज आ रही है ना? आ रही है सर। सर जरा मुझे होस्ट बना दीजिए, मैं कह रहा हूँ ना आपको। हेलो। आप, हाँ मैं कह रहा हूँ कट गई सर, आप, आवाज नहीं आ रही है सर। अब आ रही है? हाँ सर, आ गई सर। हाँ जी सर, जी। मैं कह रहा हूँ आप पार्टिसिपेट वाले में जाइए, पार्टिसिपेंट में जाके ना मुझे होस्ट बना दीजिए। मैंने आपको गलती से होस्ट बना दिया उसमें, ऑर्गेनाइज करता ठीक ना ठीक दिया उसमें। ठीक ठीक सर, ठीक। एक में पार्टिसिपेट में जाइए और वहाँ पर मेरे नाम के आगे जब आप क्लिक करेंगे ना, वहाँ पर नीचे जी जी। मेक होस्ट क्लिक के आएंगे, जरा कर दीजिए एक बार। नहीं हुआ सर, अभी भी नहीं हुआ। करें सर, गोस्ट बनाओ, होस्ट बनाओ, वो बोले थी। मेरे नाम पे जाएंगे ना, वहाँ पर जी जाके वहाँ पर क्लिक कर, मेरे नाम पे जहाँ लिख के आ रहा होगा डॉक्टर मिथुन प्रकाश करके, उस पे जाइए, क्लिक करिए और वहाँ पर ऑप्शन लिख के आ जाएगा होस्ट का, मेक होस्ट करके। देखिए आपके वीडियो कॉल में ना इसके कई सारे ऑप्शन आ रहे हैं। एक में यहाँ लिखा होगा पार्टिसिपेंट, उसमें चाहिए।
पार्टिसिपेंट भी ठीक करिए। चलिए गरिमा मैम होस्ट हो गई हैं। चलिए हो गया सर? हाँ हो गया। जी सर। मैम आपको आवाज आ रही है मेरी? हेलो। हाँ सर, आप क्वेश्चन पूछिए, आप क्या पूछ रहे थे? हाँ जी, मेरा प्रश्न था सर कि सर जैसे कोविड पॉजिटिव के बाद में जी जैसे उसको एक्सरसाइज को लेकर अपन करवाते हैं, तो अनुमन इतने जो पेशेंट हैं उनकी जी शिकायत ये रहती है कि उनको थकान सबसे ज्यादा रहती है, शरीर बिल्कुल कार्य करना बंद कर देता है, मतलब बहुत ज्यादा थकान रहती है। जी जी जी। तो इस ऐसे पेशेंट को अपन कैसे ट्रीट करें सर? देखिए पेशेंट में कमजोरी क्यों है? क्योंकि वो उसका ऑक्सीजन लेवल कम है। जब ऑक्सीजन लेवल कम होगा तो बॉडी की रिक्वायरमेंट है वो कम होती है। तो उसको आप एक्सरसाइज एक बार में जी। ज्यादा ना कराएं। अगर वो बहुत जल्दी थक जा रहा है या 2 से 3 बार गहरी सांस लेने में थक जा रहा है तो आप उसको बोलिए उल्टा लेट जाए। उल्टा लेटाइए, 10 से 15 मिनट के लिए उल्टा लेटे, 20 मिनट के लिए लेटे, आधा घंटा मैक्सिमम उसको लेटा सकते हैं अच्छे से। तो जब वो हल्के हल्के उसका करवट लेने और सीधे होने में जो ताकत लगती है ना, वो ताकत जब बढ़ने लगेगी, करवट लेगा, पेट के बल आएगा, फिर वापस सीधा होगा, तो उसमें इसकी एनर्जी हल्के से अच्छा। बढ़ने लगेगी, थोड़ी हल्की हल्की कम हो एकदम। जाएगी। और उसको बोलें कि अगर थक भी जा रहा है अगर तो बहुत 2 से 3 बार ब्रीथ करे, आधा 15-20 मिनट फिर रिलैक्स करे, फिर से उसको बोलिए 2 से 4 बार फिर गहरी सांस ले। या रेस्पायरोमीटर जो आपको मैंने बताया था, बॉल उठाने वाला जो इंस्ट्रूमेंट आता है मार्केट में मिलता है 200-250 का, उसको बोलिए वो करे। अगर 2 दिन 3 दिन वो लगातार दिन में 5-6 बारों से वो कर लेगा ना, तो उसका एंडोरेंस खुद ब खुद बढ़ जाएगा, ताकत बढ़ने लगेगी। और थोड़ा सा डाइट पर अच्छा सा फोकस करिए, थोड़ा खाना पीना अच्छे से खाए, तो अभी कमजोरी थोड़ा कम होगी। ये चीजें हम कर सकते हैं। बहुत ज्यादा उसे लोड मत दीजिए कि अभी एक्सरसाइज करनी है 1 घंटा लगातार, नहीं। 4 बार कर रहा है 4 बार करे, सिर्फ 4 बार सांस लेके छोड़ रहा है, ठीक है, इनफ सफिशिएंट है, क्योंकि उसके लंग्स काम ही नहीं कर रहे हैं ना। हमें तो उसके जो बचे हुए लंग्स हैं उनसे काम लेना है। तो वो थक जाएंगे क्योंकि बड़ा शरीर है, उसके लिए ज्यादा रिक्वायरमेंट है, तो थोड़े से ही लंग्स काम हो रहे हैं तो थोड़ी ऑक्सीजन आएगी। तो हमें थोड़े से ज्यादा करना है, तो हल्के हल्के बढ़ेंगे हम इस चीज के लिए, है ना सर? ठीक है। मैम आप कुछ कह रहे बहुत थे? धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद मिथुन जी कि आपने इतनी अच्छी जानकारी हम सभी लोगों को दी कि कैसे ये वायरस हमारे अंदर एंटर करता है, कैसे उसके सिम्टम्स होते हैं, और यदि वो हमारे अंदर आ गया है तो हम कैसे उसकी सीवियरिटी, मॉडरेटिटी, कैसे वो माइल्ड है, सीवियर है, कैसे उसको पहचानेंगे। इसके साथ साथ जिनको कोविड हो चुका है वो कैसे अपने आप को क्योर करेंगे, इससे आपने एक बहुत अच्छी गाइडलाइन हम सभी लोगों को दी। निसंदेह हम सभी लोगों ने बहुत ही लाभ इससे प्राप्त किया होगा और लोगों को बताएंगे। हमने इस जानकारी को साझा किया है सभी लोगों के साथ, हमारे साथ जितने लोग जुड़े हुए हैं, और कुछ लोग आपकी पीपीटी को शेयर करने की डिमांड कर रहे हैं। अगर सर की अनुमति होगी हम अवश्य करेंगे। मैं शेयर कर दूंगा। और सबसे बड़ी बात सर, आपका हृदय से धन्यवाद, बहुत बहुत आभार कि आपने जो एक्सरसाइजेस बताए इसमें किसी प्रकार का कोई अफोर्ड नहीं है, किसी भी प्रकार की हम किसी को भी मैं नहीं समझती हूँ कि कोई दिक्कत होगी, ना ही कोई टिपिकल एक्सरसाइजेस हैं। और बहुत अच्छी आपने एक रेस्पिरोमीटर वाला आपने बताया कि इस एक्सरसाइज को करना है, और वो तो चलिए हो सकता है कि हर किसी के पास अवेलेबल ना हो, लेकिन जो आपने ब्रीदिंग एक्सरसाइज बताई निसंदेह वो हमारे लंग्स की कैपेसिटी को भी बढ़ाएंगी। यदि वो इन्फेक्टेड हैं तो उन इन्फेक्शंस को दूर करने में भी वो हमारी पूरी सहायता करेंगी। और साथ ही साथ जिन लोगों को नहीं है उनकी लंग्स की कैपेसिटी को भी बढ़ाएंगी, उनको भी स्वस्थ रखने में ये सारी क्रियाएं हम सभी लोगों की बहुत सहायता करेंगी। आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी, हृदय से बार बार आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि हम बार बार उसको आज चैट बॉक्स में हम पूरी नजर रखे हुए थे, सभी प्रतिभागियों का हृदय से मैं धन्यवाद करती हूँ, उनका आभार व्यक्त करती हूँ कि आपने इतनी तन्मयता से ये सुना, और आप ही लोगों के लिए ये प्रोग्राम था, आपके बिना इसका कोई औचित्य नहीं था। आप लोगों ने इसको सुना है, समझा है, और लोगों को भी आप अवश्य सहायता पहुंचाएंगे। आप लोगों का बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद। साथ ही साथ मैं अपने जी कुछ कहना चाहते हैं आप? हाँ, मैं एक छोटा सा पॉइंट कहना चाहूंगा। आप लोग बिल्कुल भी जब एक्सरसाइज करें या करें तो बिल्कुल भी पैनिक ना हो। अगर आप पैनिक होंगे या स्ट्रेस लेंगे तो आपकी इम्यूनिटी और ज्यादा डिक्रीज करेंगी। तो बेसिकली कोशिश करें, अगर आप एक्सरसाइज वगैरह कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो आप गाना गाना चाहते हैं, म्यूजिक चलाइए, म्यूजिक के साथ उसको गाने को गुनगुनाइए, तब भी आपकी ब्रीथिंग एक्सरसाइज हो जाएगी। वो भी नहीं कर पा रहे हैं तो आप उसके साथ हम की आवाज निकालिए।
गाना चल रहा है, हम जितना उसे हमसे डीप ब्रीथ होता है तो वो इजीली वो कर सकते हैं। और बिल्कुल भी टेंशन अंदर लीजिए, एक वायरस है, सिर्फ रेस्पिरेटरी वायरस है, बहुत जल्दी ठीक होता है, बट आप जितना पॉजिटिव रहेंगे उतना ही जल्दी ठीक होगा। और जो एक्सरसाइज है अगर आप इसे डेली करते रहेंगे तो आपके लंग्स अच्छे से मजबूत रहेंगे। इवन अस्थमा के पेशेंट है वो भी यूज कर सकते हैं, जिनको क्रॉनिक पल्मोनरी ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज है वो भी कर सकते हैं, जिनका चेस्ट की कोई सर्जरी हुई है वो भी ये एक्सरसाइज कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कोविड पेशेंट ही करे, इवन जनरल से लेकर कोई भी प्रॉब्लम का व्यक्ति है वो सारी एक्सरसाइज कर सकता है, बहुत अच्छे रिजल्ट उसको मिलेंगे। ये मैं और करना चाह रहा था। थैंक यू। बहुत धन्यवाद। एक बात आपने और जोड़ दी इसमें, जो हम की बात कर रहे हैं, जैसे कि मेडिटेशन की जब हम बात करते हैं तो मेडिटेशन अपने आप में सफिशिएंट है, और जो हम वर्ड लगाया है इसे हम मेडिटेशन में भी अगर हम इंक्लूड कर दें तो 100% हमारा सी रिएक्टिव प्रोटीन, जिसका बहुत बड़ा रोल होता है रेस्पिरेशन में, ऑक्सीजन में, और हमारी हार्ट डिजीज में, अर्थराइटिस में, ये सीधे सीधे हम करने मात्र से ही डाउन होना शुरू हो जाएगा। कार्टिसोल हार्मोन जो है, जिसे हम स्ट्रेस हार्मोन कहते हैं, वो धीरे 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 उसका लेवल डाउन हो जाएगा और वो नियंत्रण में आ जाएगा। आपने बहुत अच्छा अभ्यास बताया और हृदय से धन्यवाद। मैं समझती हूँ आप सभी लोग इसका हम का अभ्यास अवश्य करेंगे। केवल हम करने मात्र से ही आपकी आधी से ज्यादा निगेटिविटी दूर होनी शुरू हो जाएगी, पॉजिटिविटी आपके अंदर आनी शुरू हो जाएगी। इन अभ्यासों का आप लोग आपस में एक दूसरे से अवश्य शेयर करें और लोगों को भी इसका लाभ मिले, ऐसा आप लोगों का भी प्रयास होगा। हमारा भी निरंतर ये प्रयास रहता है कि आप सब लोग इन सब चीजों के विषय में अच्छे से जानकारी रखें। और जो जनमानस आज त्राहिमाम चारों तरफ फैली हुई है, ये जो महामारी का संकट और विषम परिस्थिति हम लोग हमारे देश पर, हमारे देशवासियों पर आई हुई है, उन सभी को इसका सामना करने में उन्हें शक्ति मिले, वो सक्षम हो सके, ऐसा हमारा प्रयास है। और मैं धन्यवाद देती हूँ अपने महाविद्यालय की प्राचार्य को, आदरणीय डॉक्टर राकेश अरोरा मैम को, कि उन्होंने हमें अनुमति दी बहुत ही शॉर्ट टाइम में और हम इस प्रोग्राम को करा पाए हैं। सभी अपने महाविद्यालय की शिक्षिका बहनों का मैं हृदय से धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद करती हूँ मोहित जी का, जो इन्होंने ये टेक्निकल प्रोसेस को पूरे अच्छे से चलाया और मुझे होस्ट बनाना नहीं आता है और उसे को होस्ट बनाया, क्योंकि आज आप पीपीटी शेयर होनी थी इसलिए आपको होस्ट बनाया था। और बहुत हृदय से धन्यवाद। अगला सेशन हमारा 5 जून को है, जिसमें हम वर्कशॉप करने जा रहे हैं योग निद्रा पर। तो अगले सेशन में हम 5 जून को आप लोगों से मिलेंगे। आप सभी लोगों का हृदय से धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों को। मैम एक तो जनों शायद क्वेश्चन है, एक बार पूछ लीजिएगा। या जिसका क्वेश्चन है वो बोल दीजिए। 2 मिनट में हम निपटा लेते हैं। क्वेश्चन हो जिनके भी तो पूछ सकते हैं। और सभी का बहुत बहुत धन्यवाद सीरियसली, क्योंकि बहुत अच्छे से आप लोगों ने सुना। मुझे भी करते रहे कि आवाज आ रही है नहीं आ रही है। अनम्यूट कर दें जिसके क्वेश्चंस हैं। हेलो। हाँ मैम आवाज आ रही है, बताइए मैम। नमस्कार सर। नमस्कार जी मैम। सर मैं ये कह रही थी कि मेरे कोई जानने वाले हैं, उनके मतलब चेस्ट में स्वेलिंग रही बहुत पहले, तो कभी कभी उनको चेस्ट में पेन होता है, तो उनका क्वेश्चन है कि जो ये एक्सरसाइज है उसको करने से क्या इम्प्रूवमेंट होगा? मैम एक तो हमें पहले देखना पड़ेगा उनका चेस्ट में स्वेलिंग कौन सी है, लंग्स की वजह से है या हार्ट की वजह से है। ठीक है, हार्ट की वजह से। हार्ट की वजह से तो ये नॉर्मल एक्सरसाइज है, बहुत स्लोली वो कर सकते हैं। इसमें कोई एग्जॉस्शन मत लीजिएगा उनकी, बहुत जल्दी जल्दी रिपीट मत करिएगा, बहुत स्लोली रिपीट। अच्छा, स्लोली बहुत स्लोली, और बहुत ज्यादा रिपीटेशन नहीं रखने। 3 से 4 बार एक एक्सरसाइज करिए, 3 से 4 बार, थोड़ा सा पॉज दीजिए, फिर दूसरी एक्सरसाइज करिए, तो उनको डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो फायदा अच्छा मिलेगा। क्योंकि बेसिकली लंग्स का इम्प्रूवमेंट, जितना लंग्स अच्छे फैलेंगे सिकुड़ेंगे तो हार्ट का मूवमेंट भी बढ़ेगा, तो हो सकता है स्वेलिंग कम हो जाए उनकी। तो कर सकते हैं, प्रॉब्लम नहीं है, आराम से करना होगा। सर धन्यवाद। जी सर हेलो। यस हाँ, आवाज आ रही है कि मेरी सर? हाँ मैम आ रही है, बताइए। व्हाट अबाउट प्रेगनेंसी सर? ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अगर कोविड है या पोस्ट कोविड है प्रेग्नेंट लेडीज, तो ये एक्सरसाइज कर सकते हैं क्या? इसमें कुछ एक्सरसाइज को उनको अवॉइड करनी होगी, क्योंकि ऑलरेडी बूम में बेबी, तो क्या हमारा लंग्स और फैलने आ रहे हैं, तो उसमें उसको थोड़ा सा प्रिकॉशन करना है। उसको अच्छे से सिटिंग पोजीशन या सेमी हाफ पोजीशन में लेट के करे तो ज्यादा बेस्ट है। उसमें डीप ब्रीथ ज्यादा से ज्यादा, डीप ब्रीथ स्लोली।
सांस ले, गहरी सांस खींच सकती है और छोड़े। और जो ये वाले मूवमेंट वाली है ये कर सकते हैं, बट बहुत आराम से करिएगा, ठीक है। और हो सके तो अपने थेरेपिस्ट के 1 से 2 दिन गाइड के कर लीजिए, आप अच्छे से सीख जाएंगे। आप गलती करेंगे तो वो आपको गाइड करेगा। ऐसे सारी प्रॉब्लम। हाँ मैम। यस, थैंक यू सर। रिक्वेस्ट है मेरी सारे पार्टिसिपेंट्स से प्लीज कि 1 बाय 1 अपने आप को अनम्यूट करें। अगर सारे लोग अनम्यूट एक साथ कर लेंगे आवाज क्लैश करेगी, हम लोग कुछ नहीं समझ पाएंगे। हेलो मैम। हेलो मैम, मुझे मेरी क्वेरी है। हाँ सर बताइए। हेलो हाँ सर, सर हम बताइए। एक बोल रहा हूँ सर, जो एक कोविड पेशेंट है सर, जी। उस कोविड पेशेंट को देखकर फर्स्ट टाइम में क्या ब्रीदिंग एक्सरसाइज करना है फर्स्ट टाइम से उसको। फर्स्ट टाइम मतलब ज्यादा ही प्रॉब्लम बढ़ रहा है, कुछ रेशॉक प्रूफ का कुछ प्रॉब्लम ज्यादा ही है, तो उसका प्रॉब्लम ज्यादा ही है सर। तो उसके लिए उसका हेल्प करने के लिए, उसको रिलैक्स देने के लिए फर्स्ट टाइम क्या करना है फर्स्ट टाइम सर? ठीक है, अगर जैसे वो कोविड से ठीक होके घर आ गए हैं या कोविड में है भी अभी, तो सबसे पहले उनको अगर प्रोन पोजीशन में मतलब पेट के बल लेट सकते हैं तो लेटाइए। जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके उन्हें पेट के बल लेटाइए, सबसे पहला। दूसरा, उनको जो हमने रेस्पायरोमीटर आपको बताए थे इंस्ट्रूमेंट 200 250 300, आज का ब्लैक थोड़ा ज्यादा हो रहा है, तो 200 250 की कीमत, तो वो ज्यादा से ज्यादा कराइए। उसमें भी उल्टा वाला प्रोसेस, रेस्पायरोमीटर को उल्टा कर दी, जैसे ये बॉटल है सीधे तो मैंने उल्टा कर दिया, तो इसमें सिर्फ फूंक मारना है आपको। उस तरीके से वो 2 चीजें प्रोन में लेटाइए और रेस्पायरोमीटर कराइए। ये सबसे 2 बेस्ट है। जब वो थोड़ा इम्प्रूव हो जाए तो फर्दर एक्सरसाइज के लिए आगे ले जाइए। अगर वो नॉर्मल ब्रीथ कर सकते हैं, डीप ब्रीथ नाक से लेना और छोड़ना, तो बहुत बढ़िया। मगर वो मास्क अगर लगा होगा तो वो नहीं कर पाएंगे, तो उनको रेस्पायरोमीटर कराइए और प्रोन में लेटाइए, सबसे अच्छा सर ये रहेगा। ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू। ओके सर, हेलो। थैंक यू। हाँ जी मैम बताइए। जी मैं सर, सबसे पहले तो मैं आपका जो सेशन मैंने एक्चुअली थोड़ा सा छूट गया, जो भी अटेंड करा बहुत अच्छा था इस बार। सर मेरा सवाल ये है कि अगर जैसे मेरे फादर हैं, वो डायबिटिक पेशेंट भी है और कैंसर पेशेंट भी है, तो जैसे उनको सबसे पहले तो ये है कि डाइट का भी खाली हम फॉलो करके इससे हम मतलब थोड़ा सा प्रिकॉशंस ले सकते हैं, तो डाइट क्या देनी चाहिए सर इसमें? मैम डाइट का एक्चुअली मैं नहीं बता सकता क्योंकि मेरी कमांड है बट इतनी नहीं है, तो इसके लिए आप गरिमा मैम से या जो डाइटिशियन हो उनसे कंसल्ट कर लीजिए, क्योंकि उसमें बॉडी वेट कितना है। हाँ ठीक है सर। दूसरा सवाल ये इसी के साथ, जैसे उनको अगर किसी को जैसे डायबिटिक पेशेंट है, एज भी ज्यादा है, तो उनको मैक्सिमम कितनी देर के लिए कोई एक्सरसाइज या खाली प्राणायाम करके ही हम उनको ब्रीथिंग रिलैक्स करके ही ठीक कर सकते हैं? देखिए मैम, टाइम का जो ड्यूरेशन है वो पेशेंट की कैपेसिटी पे है। अब यंग एज जो है वो 15 से 20 मिनट आधे घंटे भी एक्सरसाइज कर सकता है। ओल्ड एज पर्सन है, ऊपर से ऑलरेडी वो कोई ना कोई डिसीज से सर्वाइव कर रहे हैं, तो जितने करे, जो मान लीजिए वो 4 एक्सरसाइज करने में थक जा रहे हैं या 4 बार ब्रीथिंग करने में थक रहे हैं, है ना, आपने एक बार देखा, तो उनको बोलिए आप 3 करिए, 3 करेंगे, उसके बाद थोड़ा रुक जाए, फिर 10 मिनट या 2 मिनट बाद फिर से करें, मगर 3 ही करें, मैक्सिमम नंबर को ना छूएं वो। तो उनका मैक्सिमम नंबर मान लीजिए 5 करने पे थक रहे हैं या 4 करने पे थक रहे हैं, तो जो मैक्सिमम उससे 1 पॉइंट नीचे ही रह के करें वो एक्सरसाइज, जहाँ पर उनकी सांस ना फूले, हार्ट रेट बहुत ज्यादा इंक्रीज ना कर जाए और कोई कंफ्यूजन या स्वेटिंग ना हो, उस लेवल को ना छुएं, उससे थोड़ा नीचे ही रह के करें एक्सरसाइज, तो वो उनके लिए सबसे अच्छा रहेगा। थैंक यू सर, थैंक यू। अच्छा, एक क्वेश्चन ये आया था, आफ्टर मील, खाना खाने के तुरंत बाद आपको एक्सरसाइज नहीं करनी है, आधा घंटा 1 घंटा बाद कर सकते हैं, वो भी ब्रीदिंग एक्सरसाइज, आज 1 घंटे बाद करिएगा खाना खाने के बाद। इसका एक क्वेश्चन आया था, तो उसका आंसर है। हेलो सर। हाँ सर, हम तमिलनाडु से बात कर रहा हूँ। जी सर। सो थोड़ा अंग्रेजी में बताओ से हम लोग का ठीक से समझ हो जाएगा। ओके सर, वी हैव टू डिस्कस टू इन अ पोस्ट कोविड रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम था सर हमारा। पोस्ट कोविड मतलब आफ्टर कोविड के बाद हम क्या क्या एक्सरसाइज पेशेंट को दें। In this exercise series जो हमने presentation था, we use the breathing exercise, positioning of patient and ambulation and walking. How to walking, how to positioning or how to do exercise. So first of all, breathing exercise. Breathing exercise in this using the deep breath exercise. Deep breath, inhale the by nostril
exhale by mouth, but slowly. Don't be hesitate. Don't be had the extremely force apply. Just simply inhale or exhale. First breathe. Second is breathe 1:2 ratio. 3 count will be inhale, exhale by mouth, 3 count, 6 count. Okay. ठीक है. Second 1:2 Okay. ratio. Third is breathing की हमारी box breathe. Box breathe in this exercise, in this technique will be use the breathe 4 count, hold 4 count and exhale 4 count, then फिर hold 4 count. Just एक बार repeat that. Inhale counting of 4, 1, exhale hold करना, hold 1 2 3 4, hold 1 2 3 4. Inhale again 4 count, exhale फिर hold 4 count, exhale 4 count, और inhale 4 count. That. First, second is the positioning. Positioning with how to patient to lie. Patient को कैसे लेटाना है. Which position to best for improving the lung capacity and oxygen level. So first important the prone position. Lay down on the abdomen base. ठीक है. Okay. Second is the side line. Left side position. ठीक है. Lie down the left. Third is the sit half sitting position या half lying position with the base of closer and ball support will be half sitting position. Third is will be used to sitting या prone या sideline या lateral position. After that series is coming to exercise. Range of motion exercise. Range of motion is all joint movement. Little finger to head on toes. ठीक है. First is the one is the range of motion exercise. Okay. Second is same as range of motion, flexion extension. ठीक है. Circumduction, circle. This is all range of motion. Neck movement 1 2 3. In this during exercise, first very important thing is this. They have patient not to exhaust. ठीक है. Very mildly, very slowly and comfortably will be do this exercise. Whenever to coughing, more cough, more breathlessness, या fever will be sudden stop the all exercise. Simply do the patient lie down and check the oxygen level, check the temperature and heart rate. Then will be increase, so then stop. Then after that slow down, rest down, then we'll start exercise. Okay, sir. Okay, sir. Thanks. Sir, thank you, sir. Thank you so much, Leave you sir. contact number in admin, group admin. I'm sure PPT with you. Yeah. Okay, Yeah. ma'am. Thank you, ma'am. Yeah, Gomti. सर Thank एक you, sir. क्वेश्चन पूछना था मुझे. हेलो. हाँ मैम पूछिए. थोड़ा सा बस जल्दी एक लास्ट पूछिए, क्वेश्चन सर मैं ये टाइमिंग पूछना ओवर हो गया. चाहूंगी कि ना सर हमारे सर बस मैं वेट ही कर रही थी. मैं जल्दी पूछती हूँ. अगर जिनकी डेथ हो जा रही है से जिनकी डेथ हो जा रही है, जो अपने ही उन्हें दूर कर दे रहे हैं और उनके डर का फायदा भी उठाया जा रहा है, तो आप प्लीज ये बताइए कि डेथ होने के बाद क्या कोविड किसी और को हो सकता है क्या? ऐसा है कि जो सांस भी नहीं ले पा रहा है उसके बाद भी फैल सकता है क्या कोविड? हाँ देखिए, बहुत अच्छा पॉइंट आपने कहा कि जो अपनों को ही अपनों से दूर कर दे रहे हैं, कहाँ वो इतना क्लोज होते हैं, सबसे बड़ा रिलेशनशिप फायदा उठा रहे हैं. जैसे बहुत सी जगह मैंने केस देखे, उनकी वाइफ ने उनका हस्बैंड को छोड़ दिया, हस्बैंड ने वाइफ को छोड़ दिया, पेरेंट्स ने अपने बच्चों को या बच्चों ने पेरेंट्स को छोड़ दिया. सबसे बड़ी बात है, देखिए आप सभी मेडिकल फील्ड से हैं, कहीं योग से हैं, तो जब आप लोग सब मेहनत कर रहे हैं तो उनको काउंसलिंग करिए. जब हम लोग डॉक्टर होके या फिजियोथेरेपिस्ट होके पीपीटी किट, चश्मा, ग्लासेस वगैरह पहन के पेशेंट को ट्रीट करें, तो आप भी अपने रिलेटिव को पीपीटी प्रॉपर जो प्रिकॉशन है, मेजरमेंट है, उनको वेयर करके आप पेशेंट को ट्रीट कर सकते हैं, अपने पेशेंट को देख सकते हैं जो घर पे हैं, होम आइसोलेशन है. तो प्लीज उनको ये रियलाइज मत कराइए कि आप अछूते हो गए, आपको छूने से हमें रोग हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है. आप प्रॉपर प्रिकॉशन लीजिए, प्रॉपर मास्क पहनिए, पीपीटी किट पहनिए, है ना, ग्लव्स पहनिए, तब उनसे बैठ के बात करिए, उनको एक्सरसाइज करा सकते हैं. सबसे बड़ी बात ये है. डेथ वाले पॉइंट पे भी, हाँ डेथ वाले पॉइंट पे भी उनसे हमें कोविड हो सकता है डेथ होने के बाद, जो लोग डर रहे हैं? हाँ जी, देखिए डेथ होने का, जैसे बहुत से पेशेंट कोविड के पेशेंट हैं, उनको कोविड सीवियर स्टेज पे या माइल्ड स्टेज पे था, उनकी बॉडी खराब, तो बॉडी पैक हो गया, तो आप उस पैक बॉडी को बिल्कुल मत खोलिए. अगर बाय चांस थोड़ा सा जो हमारे रिलीजियस में होता है, चेहरा देखना है, नहलाना धुलाना, वो सेकेंडरी है. अगर आपको देखना भी है तो प्रॉपर डिस्टेंस 3 से 4 फीट की दूरी से आप सिर्फ पेशेंट का फेस देखिए, उस टाइम आप ग्लव्स वेयर करिए. पेशेंट को छूते समय अगर बहुत ज्यादा क्लोज आप हैं तो जितना हो सके अवॉइड करिए, बॉडी को मत छूइए.
और बॉडी को ओपन भी मत करिए, क्योंकि जिस कवर शीट में पैक होके आता है, सैनिटाइज होके आती है पूरी बॉडी, बट तब भी हमें थोड़ा सा रिस्क रहता है, जो उसके फ्लूइड, उसकी बॉडी के जो फ्लूइड निकलते हैं उसकी वजह से इन्फेक्शन हो सकता है। तो बॉडी को अगर डेड बॉडी है तो थोड़ा सा उसको दूर ही रखिए, क्योंकि अब वो चले जा चुके हैं तो ज्यादा उससे मत छुआछेड़ी करिए, क्योंकि हो सकता है आपको उससे इन्फेक्शन हो जाए। बट आपके घर में किसी को था तो आप अपना टेस्ट प्रॉपर कराइए, अगर आपको थोड़े बहुत भी सिम्टम दिखते हैं किसी को भी तो प्लीज आइसोलेट हो जाइए। 10 से 15 से 5 सेकंड में आप सारे सर ये ऑक्सीमीटर जो अभी एक वीडियो काफी आई है, पता नहीं किसने देखी है, जो बिस्किट का भी ऑक्सीजन लेवल आ रहा है, तो सर हमें कैसे पता चलेगा कि ऑक्सीमीटर कौन सा ठीक है, हमारे पास जो है वो ठीक है या नहीं, कैसे पता चल सकता है? देखिए मैम, बिस्किट वाला तो शायद मैंने देखा नहीं, बट वो नॉर्मल ये टेक्निकल प्रॉब्लम है और इसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते। नहीं कर सकते, सही कहा मैम। बाकी आपको चेक करना है तो आप 1-2 जनों के लगा के देख लीजिए, पल्स ऑक्सीमीटर काम कर रहा है नहीं कर रहा है, तो उससे पता लग जाएगा। थैंक यू सो मच सर, आपको थैंक यू वैसे सभी लोगों को गोमती जी, हम एक धन्यवाद। बात कहना चाहेंगे कि आप योग की स्टूडेंट हैं, मैं नहीं समझती हूँ ऐसा भय आपके अंदर होना चाहिए। अगर आप भयभीत होंगी तो फिर ये ठीक नहीं रहेगा, और किसी भी प्रकार से भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। बस अपने आप को क्वारंटीन रखिए और जितने भी प्रिकॉशंस हैं उन्हें लीजिए। इस क्वारंटीन का भी मतलब ये नहीं है कि आप एक दूसरे से बिल्कुल अलग हो जाएं, वर्चुअली आप जुड़े रहिए और आपस में एक दूसरे से कनेक्शन भी रखिए। बहुत सारे ऐसे उदाहरण आए हैं आप लोगों के साथ की, एक मैडम रही है श्वेता जी, उनके यहाँ कई लोगों को कोविड हो गया था और वो खुद भी नहीं थी, बट किसी भी तरीके का उन्होंने कोई पैनिक नहीं हुई थी, बहुत अच्छे से रिकवर किया है और साथ में रहकर, हाँ दूरियां बना के रखी हुई थी प्रिकॉशन सारे लिए। तो ऐसा भय आप लोगों के अंदर नहीं आना चाहिए। किसी और का कोई क्वेश्चन है? मैं समझती हूँ सभी लोग संतुष्ट हो चुके हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। पुनः एक बार मैं हृदय से धन्यवाद करती हूँ डॉक्टर मिथुन जी कि आपने बहुत अच्छी जानकारी हम लोगों के साथ शेयर की। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपको कि आपने मुझे मौका दिया इतना अच्छा प्रेजेंट करने के लिए। थैंक यू, सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, जितने भी उपस्थित थे सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिथुन मोहित जी